आज हम लोग क्लास 10th का जो 2022 में एग्जाम हुआ है मैथ का, उसका सोल्यूशन को सीखेंगे, देखेंगे। 40 एमसीक्यू है। तो खैर नया जो पैटर्न चेंज किया आपका, उसमें 30 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, लेकिन एमसीक्यू जो है क्वेश्चन सारे सिलेक्टेड मतलब रिपीटेड होते हैं। तो इस सारे भी क्वेश्चन जो इसमें पूछे गए हैं, इस सबको हम लोग देखेंगे और इसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे सारे ऑप्शन का। तो क्वेश्चन नंबर देखिए, फर्स्ट जो आपका है 2022 का मैथ का पेपर में पहला जो क्वेश्चन है आपका चैप्टर 1 से है। और फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन बताना है। 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपका बताना है कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि इसमें केवल आपको प्राइम नंबर आना चाहिए। जैसे इसमें जो बच्चा का क्वेश्चन था वो कुछ टिक किया हुआ है, तो हम लोग देख लेते हैं। तो 120 का आप क्या करेंगे कि सबको आता होगा प्राइम फैक्टराइजेशन, नहीं आता होगा तो इसे सिंपल आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको 2 से। बट अगर ऑप्शन दिया हुआ आप है, ऑप्शन से भी क्वेश्चन को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे में आप चेक कर लेंगे कि किसको मल्टीप्लाई करने के बाद में कौन सा ऑप्शन को मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको आ रहा है 120। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं चेक करना आपको है, आप देख लीजिए इसको 120 को, इसको लिख सकते हैं ऐसे 120 को लिख सकते हैं हम लोग 12 गुने 10। अगर शॉर्ट बनाना चाहते हैं तो फिर इसको देखिए, 12 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 4 और 10 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 5। और यहाँ पे फिर से प्राइम नंबर हमको चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम नंबर होना चाहिए, और अब प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर का मतलब आपको जानकारी होना चाहिए कि प्राइम नंबर वैसी नंबर होता है जो खुद से और केवल 1 से कटता है। प्राइम नंबर वो केवल खुद से और 1 से कटता है, उसी को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो 4 आपका प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको फिर से हम लोग तोड़ेंगे, यानी 4 को लिख देंगे 2 इंटू 2 और एक 2 है और एक आपका 5। इसको देखिए मल्टीप्लाई फिर से कीजिएगा तो आप 120 के पास यही हम लोग पहुंचेंगे। 5 से कीजिए, 5 दूना 10, 10 दूना 20 हो गया, और 20 दूना आपका 40 हो गया, 40 या 120। तो देखिए ऑप्शन नंबर आप देखिए फर्स्ट में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, इसको अरेंज करके लिख सकते हैं आप। मल्टीप्लाई में है तो कहीं भी लिख दिए, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ऑप्शन कौन आपका चला जाएगा, पहला ऑप्शन चला जाएगा। आप ऐसे करके भी देख सकते थे, या लोग ऐसे रहेगा कि सर ऐसे हम लोग सीखे हैं, मान लीजिए 120 है तो ऐसे करके सिखाए होंगे सर कि यहाँ पे 2 से पहले लगाना है, तो 2 से भी करके देख सकते हैं आप। 60 गुना जाएगा, फिर आप 2 से 30 बार में, फिर आप 2 से लगाइएगा 15 बार में, फिर 2 से जाएगा नहीं, 3 से 5 बार में, अभी 5 से कितना बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा। तो 1 आ गया तो फिर आगे करने की जरूरत नहीं है। देखिए सारे प्राइम नंबर है, प्राइम फैक्टराइजेशन में सारे प्राइम नंबर ही आते हैं। इसको मल्टीप्लाई आप कीजिएगा तो 120 आ जाएगा। इसको लिखते हम लोग हैं कि 120 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 से अरेंज करके 3 इंटू 5। तो ऐसे भी आप करके बना सकते हैं, या टाइम बचाना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 120 है, इसको 2 नंबर में तोड़ ले, फिर छोटा छोटा कर ले। यहाँ से प्राइम, यहाँ से ऐसे भी मतलब कर सकते हैं, या आप ऑप्शन के अनुसार सारे नंबर को मल्टीप्लाई करके देखें कि कौन में 120 आ रहा है, भी आपका आंसर सही हो जाएगा। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। खैर क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, सेकंड आपका बोला गया है कि द वैल्यू ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिया हुआ है, इसका वैल्यू पूछा हुआ है। वैल्यू पूछा है मतलब मल्टीप्लाई कर देना है। प्राइम, इसका पहला क्वेश्चन को उल्टा क्वेश्चन है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना रहा है, फिर 9 हो गया, फिर 18 हो गया, 18 में 36, 36 में 72, ऑप्शन हमारा कौन चल जाएगा, सेकंड चल जाएगा। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं था। अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता था कि 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, तो ये वाला करेंगे तो ये वाला आ जाता कि उल्टा दे दिया है। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब क्वेश्चन में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन दे दिया है, और प्राइम फैक्टराइजेशन दे करके आपको नंबर पूछ दिया है। क्वेश्चन दोनों तरह से पूछा जा सकता है। हम बोले कि प्राइम फैक्टराइजेशन में एक ही चीज का ध्यान रखना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन में नंबर जो होना चाहिए वो प्राइम नंबर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, थर्ड में एचसीएफ पूछा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 और 20 का। तो एचसीएफ हमको पूछा है 6 और आपका 20 का। एचसीएफ का निकालने का बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग ऑप्शन से भी आप जा सकते हैं, या जो आप तरीके सीखे हैं उससे आप भी जा सकते हैं। जैसे मैं 6 का फैक्टर कर ले तो 6 का क्या होगा 2 इंटू 3, 20 का फैक्टर कर ले तो क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 5, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फिर से 20 है। तो एचसीएफ में क्या होता है, देखिए एचसीएफ में जो दोनों में कौन मिले, एक तो 2 मिल रहा है तो 2 लिखाएगा ही लिखाएगा, तो फिर आपका क्या मिल रहा है, और कोई नंबर मिल ही नहीं रहा है, दोनों में कॉमन केवल 2 ही मिल रहा है। 3 इसमें है, नीचे नहीं है, 5 नीचे है तो ऊपर वाला में नहीं है, तो जो दोनों में नंबर मिलता है वही एचसीएफ हो जाता है। एचसीएफ आपका इसका आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। अच्छा, एचसीएफ का और भी निकालने का तरीका था कि एचसीएफ किसी भी नंबर के मतलब एचसीएफ जो है, जो नंबर दिया गया है
एचसीएफ वह संख्या होता है, दिए गए नंबर का वह नंबर होता है जो उस दिए गए नंबर को डिवाइड करते पूरा पूरा। एचसीएफ जो आपका है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कि एचसीएफ किसी भी दिए गए नंबर का वैसा नंबर होता है जो दिए गए नंबर के कंप्लीटली क्या कर दे, डिवाइड कर दे, वही उसका आंसर होता है। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे एचसीएफ इसका पूछ रहा था, तो कौन नंबर देखेंगे हम लोग कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, मतलब नंबर है जो 6 और 20 दोनों को डिवाइड करे। देखिए 2 तो आपको 6 को भी डिवाइड करेगा, 20 को भी डिवाइड करेगा। अगर कोई बोलेगा 20 तो 20 आपको 20 को तो डिवाइड करेगा लेकिन 6 को नहीं करेगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं होता। इसके बाद में ऑप्शन नंबर क्या बोलते हैं, 2 में था 6, तो 6 आपको 6 के करता लेकिन 20 को नहीं करता, ये भी ऑप्शन कट जाता। अब 60 में आते तो 60 तो खैर डिवाइड दोनों में से कोई किसी को नहीं करेगा, ये तो होगा ही नहीं। तो एचसीएफ कैसे है कि दिए गए नंबर का वह नंबर है जो दोनों नंबर को डिवाइड कर देते। तो ये एक ऐसा नंबर था जो 6 को भी कर रहा था और 20 को भी डिवाइड कर रहा था। अगर इसका एलसीएम पूछ लेता तब क्या होता, एलसीएम में जो मैच कर रहा हो, अभी अगर एलसीएम पूछ लेता इसी क्वेश्चन का, तो जो मैच करता हो तो 1 लिखाएगा और जो नहीं मैच करता बाकी 4 लिखाएगा। तो 3 भी लिखा था, 2 भी लिखा था, 5 भी लिखा था। एलसीएम कर दीजिए मल्टीप्लाई, 6 हो गया 12 हो गया, 12 × 5 = 60। तो ये ऑप्शन जो आ रहा था 60 आपका एलसीएम का आंसर दिया हुआ था, ऐसे ऑप्शन इसका फर्स्ट होगा। एलसीएम पूछे तो क्या होगा, देखिए एचसीएफ में दिए गए नंबर का वन नंबर है जो उस नंबर को डिवाइड कर दे। अब एलसीएम के मतलब क्या होता है कि एलसीएम किसी भी गिवन नंबर का वन नंबर है जो उस नंबर से डिवाइड हो जाए, उस नंबर से डिवाइड हो जाएगा तो वो एलसीएम होगा, और उस नंबर को जब डिवाइड कर दे रहा है तो एचसीएफ होगा, लोएस्ट कॉमन फैक्टर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 60 देखिए ऐसा नंबर है जो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा और 20 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर कौन चला जाएगा, फर्स्ट, 3 का फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, 4 में आपका है कि इंग्लिश का इसका देख लेंगे, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम संख्या का रूप क्या है। तो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ, इंग्लिश में इसको देख सकते हैं आप कि फॉर सम इंटीजर m एवरी ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ, ऑड इंटीजर की बात करें कि ऑड इंटीजर किस फॉर्म में होते हैं। ऑड नंबर के पता होना चाहिए आपके, ऑड नंबर होता क्या है, ऑड नंबर का मतलब क्या है, ऑड नंबर का मतलब जैसे में 1 3 5 7 ये सारे नंबर जो देख रहे हैं आप क्या है, ऑड नंबर। मतलब जो भी नंबर 2 से डिविजिबल है, अगर किसी भी नंबर में 2 से भाग लग जा रहा है तो वो सारे इवन नंबर होंगे। इवन ऑड को आप जानकारी तो होना ही चाहिए, ये बहुत छोटा चीज है। इवन जो 2 का डिविजिबल, 2 का मल्टीपल हो, जैसे में 2 4 10 20 ये सारे नंबर आप देख रहे हैं तो इवन है। बट ऑड में क्या है, यानी विषम संख्या सम संख्या इसको बोलते हैं। ऑड में 1 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13, इस तरह से नंबर जो देख रहे हैं आप ये सारे आपका ऑड है। ऑड में 2 से डिवाइड नहीं होगा, इवन में 2 से डिवाइड होता है। तो हमको पूछा क्या था कि ऑड नंबर का जो फॉर्म होता है वो क्या होता है। तो मान लीजिए अगर ऑप्शन 1 के चक्कर है, एम के जगह कुछ भी रख दे, मान लीजिए अगर हम 1 रखते हैं, सपोज करते हैं 1 2 3 कुछ रखते हैं, 1 रखेंगे तो 1 तो मान लीजिए 2 नहीं कटेगा, तो ये है। जैसे 2 रखेंगे एम के जगह पे तो 2 से कट जाएगा, तो ये तो एम के फॉर्म में नहीं हो सकता है, ये ऑप्शन आपका कट जाएगा, ये नहीं होगा सही। दूसरा क्या है 2m, अगर यहाँ पे देखिए 2m के फॉर्म में एम के जगह 1 रखिए, एम के जगह 1 रखिएगा तो 2 × 1 2 होगा, फिर 2 रखिएगा, ये 4, फिर आप 3 रखिएगा, एम की जगह पर 1 2 हम इंटीजर रख रहे हैं, 6। ये जो फॉर्मेट आ रहा है किसका आ रहा है, सारा इवन आ रहा है, देखिए 2 भी इवन, 4 भी इवन, 6 भी इवन। ये जो आपका है इवन का फॉर्मेट है। अगर इवन पूछता है यहाँ पे तो ऑप्शन ए 2m आपका चला जाता है, लेकिन हमको ऑड के बारे में बात किया है। इसमें देखिए अगर यहाँ पे 1 एम की जगह 1 रखेंगे तो 1 + 1 2 होगा, अगर 2 रखेंगे 2 + 1 आपका 3 होगा, अगर 3 रखेंगे तो 3 + 1 आपका क्या होगा 4 होगा। ऑड इवन दोनों दे रहा है, ऑड का भी देखिए ऑड नंबर 3 हो गया और इवन नंबर 4 हो गया, तो ऑड इवन दोनों का फॉर्मेट दे रहा है। और यहाँ पे क्या होगा, इसमें देखिए एम की जगह पे 1 2 3 रख कीजिए, एम की जगह 1 मान लीजिए रखिए, तो 2 × 1 + 1 कितना होगा, देखिए यहाँ पे 3, आपके 2 रखिए, ये क्या होगा 5, 3 रख के देखिए ये क्या होगा, ऐसे में तो सारे देखिए एम की जगह पर हम अलग अलग इंटीजर ले रहे हैं, 1 2 3 ऐसे जो भी नंबर हमको मिल रहा है वो सारा नंबर हमको ऑड नंबर ही मिल रहा है। एम की जगह पर हम लोग अलग अलग वैल्यू जब ले रहे हैं तो सारा नंबर क्या मिल रहा है, ऑड नंबर ही मिल रहा है। तो ऐसे ऑड नंबर का जो इंटीजर फॉर्म होगा वो क्या होगा 2m + 1 के रूप में, ये आपका आंसर नंबर पहुंच जाएगा। अच्छा अगर बाय द वे 2m + 1 नहीं दिया रहता, अगर मान लीजिए माइनस हम यहाँ लेके देखते हैं इस फॉर्म में दिया रहता 2m - 1, इसमें देखिए नंबर लिखे देखिए आप, एम की जगह 1 रखिए तो क्या होगा 1, 2 रख के देखेंगे एम की जगह पे, 2 2 3, 3 रख के देखेंगे तो 3 दूना 6 में से गया क्या बचेगा 5। तो मतलब कि क्या हो गया कि अगर प्लस दे तब भी सही होता, माइनस दे तब भी सही होता। तो ऑड नंबर का जो फॉर्मेट होता है, जो फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ऑड नंबर ये आपका होता है 2m + -1। अगर प्लस भी दिया रहेगा तब भी ऑड नंबर का फॉर्मेट होगा,
माइनस भी दिया रहेगा तब भी ऑड नंबर का फॉर्मेट होगा। इवन नंबर की बात करता है तो क्या होता है, इवन नंबर पे आपका 2m, इवन नंबर फॉर्मेट क्या होगा, ये 2m के फॉर्म में होगा, या आप प्लस माइनस 2 जोड़ सकते हैं, प्लस माइनस 2m प्लस 2 भी हो सकता है। अगर 2m भी दिया रहेगा तभी आपका इवन नंबर बनेगा, या 2m प्लस माइनस 2 कर दे तभी आपका इवन नंबर का फॉर्मेट बनेगा। तो हमको ऑड की पूछा था तो इसलिए 2m प्लस 1 होगा, अगर माइनस भी दिया रहेगा ऑप्शन में तभी आपका सही हो जाएगा। इवन पूछेगा था 2m को फॉर्म। ये तो बहुत सिंपल ही क्वेश्चन आपका चैप्टर 2 का है, पीएक्स की हमेशा पूछता है जैक बोर्ड में, संयोजकों की संख्या। तो इसमें क्या करना रहता है आपको बता दें हम, कि देखिए यहाँ पे y बराबर px के संयोग की संख्या देखना है। इंग्लिश में आप देख सकते हैं क्वेश्चन का, द ग्राफ ऑफ y बराबर px इज गिवन द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px के बारे में बात कर रहा है। तो इसमें आपको एक तरीका हम बता दें, ये तो सबको जानकारी होगा कि देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये ग्राफ ऑफ कर्व है आपका। कर्व देखिए ऐसे अगर काट रहा है एक्स को, तो हम लोग देखिए एक्स को कितना बार काट रहे हैं कर्व, 1 2 3, वाई को काट रहा है उसको नहीं दिखना है, एक बार एक्स को, फिर यहाँ पे काट रहा है, वाई काट रहा है, वाई को काट रहा है उसको काट नहीं करना है, एक्स को सिर्फ, तो 3 बार काट रहा है। तो यहाँ पे वाई बराबर पीएक्स से शून्य की संख्या पूछा था, इसमें कितना होता है 3 होता है इस क्वेश्चन के लिए। बट इसमें भी देखिए 3 है सर, कितना एक्स को काट रहा है, कितना बार काट रहा है, ये कर्व जो है एक्स को जितना बार, कर्व जो है एक्स को जितना बार काट रहा है वही उसका पीएक्स से शून्य की संख्या होती है। कितना बार काट रहा है आपका 1 2 3, इसमें भी आंसर इसका कितना चला जाएगा 3, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा। लेकिन और भी इसको कुछ तरीके हम बता दें, मान लीजिए ऐसे रहता है, ऐसे रहता है आपका, इस तरह से रहता है कुछ ऐसे। अब इसमें होता है पीएक्स से शून्य की संख्या, ये तो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस आपका है, इसमें पीएक्स से शून्य की संख्या जो होता है वो 0 हो जाता है। इसमें क्या होता है 0, क्योंकि एक्स को एक बार भी नहीं काट कर रहा है, एक बार भी नहीं काट रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या होता है 0। अगर इसमें ऐसा पूछ जाता है लाइन यहाँ पे ऐसा रहता, ये देखिए कितना बार काट रहा है 2, इसका आंसर क्या होता है 2 हो जाता है। अगर ओरिजिन से जाता है ये लाइन, तो यहाँ पे कोई एक शून्य से कितना हो जाता 1, केवल ऐसा जाता इसके इस लाइन के लिए कितना होगा संख्या 1 होगा। अगर इस तरह से जाएगा तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, क्योंकि वाई को काट रहा है ना कि एक्स को काट रहा है। तो हम लोग के शून्य की संख्या निकालने में किसको देखते हैं कि एक्स को कितना बार काट रहा है, एक्स को कितना बार कोई भी लाइन काट रहा है वही उसका पीएक्स से शून्य की संख्या होती है। इसमें देखिए 3 बार काट रहा है, इसका 3 हो जाएगा। तो पीएक्स से शून्य की संख्या लिखना बहुत आसान है, जितना बार एक्स को काट रहा है कर्व तो आपका आंसर हो जाएगा। 6 में देखिए चैप्टर 2 का है, एग्जांपल का क्वेश्चन है चैप्टर 2 में। इसमें पूछ रहा है कि द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका जीरोस बताना है कि इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या है। तो बहुत सिंपल है, जीरोस निकालने के लिए जीरो से इक्वेट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। जीरोस के लिए हम लोग जीरो से इक्वेट करते हैं, तो ए प्लस बी लगा दीजिए यहाँ पे, ठीक है। इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, है चाहे एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा 3, जब यहाँ एक्स बराबर लिखिएगा तो रूट जाएगा और प्लस माइनस लेके जाएगा, तो प्लस माइनस रूट 3, तो एक बार मतलब प्लस में रूट 3, एक बार माइनस में रूट 3। अब लिख दीजिए रूट 3 कोमा माइनस रूट 3, ये ऑप्शन आपका कौन चला जाएगा, प्लस में माइनस में ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा। देखिए प्लस रूट 3 माइनस रूट 3। इसको और भी बनाने का तरीका है, डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे भी लगा सकते थे आप, सी बना सकते थे, लेकिन जीरो निकालना है तो जीरो से इक्वेट कर दीजिए और एक्स का वैल्यू देखिए जब इधर से स्क्वायर आपका इधर पलटेगा तो रूट में जाएगा, और रूट में जब जाएगा तो प्लस माइनस दोनों के साथ आता है। यहाँ पे आपका प्लस रूट 3 माइनस रूट 3, यहाँ पहले माइनस लिख दिया तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। जीरो निकालने के लिए जीरो से इक्वेट कर दिया हम लोग। 7 में देखिए, 7 में दिया आपको है a quadratic polynomial whose sum of zeros and product of zeros दिया हुआ है -3 और 2 रिस्पेक्टिवली। तो बताना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो। क्वेश्चन में जब आपको देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म हम लिख के बता दें आपको, ये क्या होता है एक्स स्क्वायर bx प्लस सी के फॉर्मेट होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का फॉर्मूला डायरेक्ट क्या है हम बता दें, px बराबर यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बराबर क्या होता है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला है डायरेक्ट। कब ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट होगा, एक्स स्क्वायर है जब मतलब सम ऑफ जीरोस, याद रखिए अल्फा प्लस बीटा का सम ऑफ जीरोस है, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मतलब एक गुणनफल है एक आपका योग है। हिंदी में गुणनफल दिया हो अवयोग दिया हो, ये आपका योग है ये गुणनफल है। तो जब आपको हिंदी में क्वेश्चन में गुणनफल और योग दिया हुआ है तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। तो यहाँ देखिए सम बराबर क्या होता है, सम मतलब अल्फा प्लस बीटा। क्वाड्रेटिक है तो आपको पता होना चाहिए कि एक्स का वैल्यू 2 होगा, एक वैल्यू को हम लोग अल्फा माने हैं, एक को बीटा माने हैं, एक वैल्यू को अल्फा एक को बीटा। क्वाड्रेटिक के लिए 2 वैल्यू एक्स का है,
एक वैल्यू का अल्फा मान लिया, एक का बीटा, तो सम बराबर क्या होता है, सम बराबर होता है माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट बराबर क्या होता है, यानी अल्फा इंटू बीटा का होगा आपका, ये क्या होता है सी बाई ए, माइनस प्लस माइनस ऐसे चलता है। क्यूबिक के लिए भी होता है फॉर्मूला, खैर क्यूबिक पर हम लोग बात नहीं कर रहे हैं अभी। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ क्या था, क्वेश्चन में दिया हुआ था पहला, देखिए सम दिया हुआ है, सम के जगह पे कितना दिया, -3, यहाँ पर रख दीजिए, एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है -3, तो यहाँ पे -3, माइनस एक फॉर्मूला में लगा हुआ है, एक्स फॉर्मूला में ही है। प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 2, मतलब गुणनफल कितना दिया हुआ है 2, सम आपका दिया हुआ था आपका -3, प्रोडक्ट दिया हुआ आपका 2, प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा रखना है, प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी 2। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या बोलते हैं, आगे सिंप्लीफाई कर दिए, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 3x प्लस 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आप मैच करा सकते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा। और भी कभी देख पूछ सकता है क्वेश्चन, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, आसानी से आप लिख सकते हैं, या आप ए बी सी अलग छांट के भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 8 नंबर में देखिए आपको पूछा हुआ है, ये चैप्टर 3 का है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। इसमें बताना है कि जो इक्वेशन दिया हुआ है ये क्या शो कर रहा है, तो आपको हम बता दें सारा कंडीशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और पेयर में तो 2 का होगा, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है आपका। अब यहाँ से आपको देखिए कंडीशन 3 कंडीशन है, इफ कंडीशन फॉर सॉल्यूशन, यदि आपको पास मतलब x1 का कोएफिशिएंट a1 होता है, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो, तब क्या होगा, मतलब a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो, तो ऐसी परिस्थिति में आपका क्या होता है, ऐसी परिस्थिति में होता है यूनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बारे में पूछेगा तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन लिखा हुआ शॉर्ट में, यूनिक है, यूनिक मतलब अद्वितीय हल, केवल एक हल, हिंदी में क्या बोलेंगे, केवल एक हल। ऐसा अगर कंडीशन है कि a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो, केवल एक हल होगा। अब ऐसी परिस्थिति में लाइन के बारे में पूछेगा कि लाइन कैसा होगा भाई, इसमें लाइन कैसा होगा, तो लाइन आपका इंटरसेक्टिंग हुआ है, लाइन कैसा होगा इंटरसेक्टिंग, एक दूसरे को कट करेगा, लाइन होगा इंटरसेक्टिंग, प्रतिच्छेदी रेखा है। लाइन के बारे में अगर पूछ ले कि अगर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है आपको देकर के कि a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो, तो किस तरह का लाइन होगा, तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, एक दूसरे को मतलब एक पॉइंट पर कट करेगा। सोल्यूशन कितना होगा, एक सोल्यूशन होगा। लाइन देखिए ग्राफ इस तरह से बन रहा है इंटरसेक्टिंग, और सोल्यूशन एक, इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। सिस्टम ऑफ इक्वेशन का नाम दिया गया है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट के मतलब क्या है आपका, संगत, हिंदी में इसको संगत बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा बोलेंगे, अद्वितीय हल बोलेंगे। मतलब a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो, तो केवल एक हल होगा। दूसरा केस क्या है, मान लीजिए a1 इक्वल टू a2 बराबर हो b1 इक्वल टू b2, और डज नॉट इक्वल टू बराबर हो c1 इक्वल टू c2, मतलब दो तो आपस में बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। जब तीसरा बराबर नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, ऐसी परिस्थिति में नो हल होगा, नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन केस बनेंगे। जब ऐसे है तो आपका नो सोल्यूशन होगा। नो सोल्यूशन में लाइन के बारे में पूछेगा कि लाइन कैसा होगा, तो लाइन आपका पैरेलल होगा। तो लाइन के बारे में पूछेगा तो कैसा लाइन होगा, पैरेलल होगा। देखिए पैरेलल लाइन, लाइन पूछेगा कैसा है तो भाई पैरेलल है। कब लाइन पैरेलल होगा, जब नो सोल्यूशन के केस बनेगा तब। नो सोल्यूशन के केस कब बनेगा, जब a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 सॉरी a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 हो, तो वैसी परिस्थिति में आप नो सोल्यूशन का केस बनेगा और लाइन पैरेलल होगा। और यहाँ पे इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, असंगत, इन कंसिस्टेंट का केस बन जाएगा, असंगत बन जाएगा। ये ग्राफ इस तरह से रहेगा, एक दूसरे को नहीं काटेगा, काटता है तभी सोल्यूशन है, जितना पॉइंट में एक दूसरे को लाइन काट रहा है उतना सोल्यूशन होता है, काट ही नहीं रहा तो नो सोल्यूशन हो गया। तीसरा केस इसका क्या है, तीसरा केस आपका यहाँ पे है इसका, देखते हैं आप कि a1 इक्वल टू a2 सॉरी a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो, तो ऐसी केस में इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होता है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, मेनी सोल्यूशन होंगे, मतलब अनंत रूप से अनेकों हल होंगे। हिंदी में आप बोल सकते हैं कि तीनों जब बराबर हो तो अनंत रूप से अनेक हल होंगे, इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट, इसको भी हम लोग कंसिस्टेंट बोलेंगे। और इसको इंडिपेंडेंट भी बोला जाता है, इसको इंडिपेंडेंट भी बोला जाता है। लाइन कैसा होगा, लाइन ओवरलैपिंग होगा, कोइंसिडेंट लाइन होगा। एक लाइन मान लीजिए L1 आपका है, इसी पर दूसरा लाइन भी आएगा, इसी पर दूसरा लाइन भी रहेगा, इसका ग्राफ जो होगा कोइंसिडेंट होगा, मतलब एक लाइन
दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा, तो इस केस को हम लोग बोलेंगे मतलब ये क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट तो बोलेंगे ही, लेकिन इसका जो कंडीशन होगा a1/a2 b1/b2 इक्वल टू c1, तीनों जब बराबर होगा तो इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन होगा, तीनों जब बराबर होगा तो इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन। जब आपका दोनों में से कोई बराबर नहीं हो, यूनिक सोल्यूशन, दो बराबर हो तीसरा बराबर नहीं हो तो नो सोल्यूशन का केस बनेगा। लाइन कैसे होंगे, क्या होंगे, इसमें किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, 2-3-4 बहुत तरह के क्वेश्चन पूछने के चांसेस बनता है इसमें, तो आप देख लेंगे सारा कंडीशन को। अब आप पहले स्टैंडर्ड में ला लेंगे, मतलब राइट साइड आपको 0 होना चाहिए, लेफ्ट में सारा को ले आएंगे, अगर राइट में कुछ दिया हुआ हो तो आप सारा को लेफ्ट में ले आएंगे, तो कंपेरिजन करें। यहाँ देखिए वही चीज पूछ दिया कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, तो क्या होगा भाई, जब एक बराबर नहीं है तो इसका केस क्या बनता है, तो नो सोल्यूशन बनता है। इसके बारे में अगर पूछता है कि लाइन कैसा होगा, तो पहला लाइन होगा, लाइन के बारे में पूछा तो पहला ग्राफ उसको देखिए नहीं कैसे होता है। 9 नंबर देखिए, 2x माइनस, इसका हल बताना है, तो सोल्यूशन बताने के लिए दो तरीके हैं, या तो ऑप्शन को रख के आप सेटिस्फाइड करा लिया, डायरेक्ट सोल्व कर लीजिए, सोल्व भी कर देते हम लोग 10th क्लास के लिए। 2x माइनस वाई इक्वल टू 5 है, और दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हम लोग x को काटना चाहते हैं, लगाते हैं एलिमिनेशन मेथड, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको आप सेकेंड। तो एलिमिनेशन क्या कहता है आपका कि जिसको आपको कट करना है उसका उल्टा कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो, मतलब दोनों मल्टीप्लाई करना है। अगर x को आप काटना चाह रहे हैं तो नीचे वाले से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले से नीचे में करेंगे। अगर आप x को काटना चाह रहे हैं तो नीचे वाले से ऊपर में, ऊपर वाले से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम अगर y को काटना चाह रहे हैं तो y वाला से कर सकते हैं, फाइन का कोई झंझट नहीं है। अगर y के ही करना चाहते हैं तो 2 से ऊपर कर लेंगे, और ऊपर वाले में कुछ नहीं कोफिशिएंट दिखा है 1 है, माइनस के लेने की जरूरत नहीं है। तो जब 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या बनेगा, 2 2 जा 4x सब में मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस 2y इक्वल टू 10 होगा, नीचे 1 से कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसे इसलिए कर दिए वाई वाला से, क्योंकि साइन चेंज करने की झंझट नहीं रहेगा, 4 तो रहेगा ही रहेगा। और देखिए ये प्लस माइनस में खत्म हो जाएगा, 4 और 3 कितना हो गया 7x, और ये कितना हो गया इधर 14, यहाँ से x का वैल्यू आप निकाल लेंगे 2 आएगा। अब x की वैल्यू कहाँ कहाँ 2 है, पहला ऑप्शन में 2 है, दूसरा में 2 है, तो हमको एक और चेक करना, y की वैल्यू देखिए फ्रॉम फर्स्ट, किसी में आप y की वैल्यू ऑप्शन है एमसीक्यू है तो किसी में रख दीजिए, यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 2 रखिए, तो 2 इंटू 2 माइनस वाई इक्वल टू कितना है 5, तो माइनस वाई बराबर क्या होगा 5 माइनस 4, कैसे 2 2 जा 4 होता है, साइड जब चेंज करेंगे तो क्या होगा उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए माइनस वाई बराबर क्या होगा +1, और वाई बराबर क्या होगा -1। माइनस वेरिएबल में ही रख रहा था हम लोग, माइनस और साइन को क्या करेंगे कांस्टेंट की तरफ शिफ्ट करते हैं, तो -1 वाई बराबर 1, वाई बराबर -1, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन चला जाता फर्स्ट। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन व्हिच हैज सॉल्यूशन इज कॉल्ड, जिसका सॉल्यूशन होता है उसको क्या करते हैं, तो उसको कंसिस्टेंट कहते हैं, जिसका सॉल्यूशन है उसको हम लोग कंसिस्टेंट, और जिसका नहीं सॉल्यूशन है उसको हम लोग इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। 10 नंबर हो गया। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 11, ये दिया हुआ कितने हल होंगे, तो कितने हल होंगे कि कंडीशन क्या है, देखिए आप कंपेरिजन करेंगे, यहाँ पे अगर कांस्टेंट दोनों में राइट साइड है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लेफ्ट साइड मिला के कर सकते हैं, अगर दोनों में राइट साइड है तो राइट साइड भी चेक कर सकते हैं, या फिर लेफ्ट में लाना चला लिया। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 बन गया। दूसरा का स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या हुआ 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, इधर प्लस में था इधर का माइनस हो। तो देखिए x के बगल में ऊपर वाला में a1, y के बगल वाला b1, अब फ्री वाला c1, x के बगल में जो है क्या होगा a1, और y के बगल में जो है b1, और फ्री वाला क्या होगा c1, नीचे भी x के बगल में a2 और y के बगल में आपका b2 और फ्री वाला c2, यहाँ पे छांट लीजिए a1/a2 मतलब 3/2 इज इक्वल टू 2/-3, ये क्या आपस में बराबर है लोग, नहीं बराबर नहीं है, तीसरा चेक करने की जरूरत नहीं है। हम क्या जांच करना चाह रहे थे, हम चेक करते हैं a1/a2 वाला केस डज नॉट इक्वल टू b1/b2, जब नहीं बराबर होता तो कितने सोल्यूशन होता था अभी बताया है, यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन मतलब ओनली वन सोल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे a1/a2, तो a1 कितना था 3, और b1 आपका कितना था यहाँ पे, और a1 आपका 3 और a2 आपका 2, तो a1/a2 3/2, आपका a2 आपका कितना है, अरे b1 आपका कितना है 2, और यहाँ पे आपका b2 -3, ये देखिए b1/b2, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, ये प्लस में ये माइनस में है, तो आपका इसमें केवल कितना हल हो जाएगा यूनिक सोल्यूशन होगा, यानी ओनली वन सोल्यूशन होगा। जब एक ऑप्शन मैच कर गया तो दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं।
12 नंबर में देख सकते हैं कि के का वैल्यू पूछना है कब, जब यूनिक सोल्यूशन हो तब। इसका यूनिक सोल्यूशन के लिए केस क्या है, तो यूनिक सोल्यूशन का केस आपको पता होना चाहिए, a1/a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1/b2। यूनिक का यही केस है। अब छांट ले a1/a2, a1 क्या हो गया आपका, यहाँ पे देखिए 2, अब इसके बगल में जो रहेगा a2 2/2 डज नॉट इज इक्वल टू b1/b2, पहले ही यूनिक दिया हुआ है, इसे हम यूनिक का कंडीशन लगाए। यहाँ पे देखिए y के बगल में कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ y के बगल में कुछ नहीं तो माइनस के, साइन को लेकर चलते हैं, अगर माइनस में तो माइनस के साथ लिखना है, ध्यान रखना। यहाँ y के बगल में कुछ नहीं था तो 1 था, इसको ये बराबर को डज नॉट इक्वल टू है, बराबर की तरह ट्रेड करते हैं हम लोग, 2 से 2 कटेगा, यहाँ बच गया 1, डज नॉट इक्वल टू 1 बाई माइनस के, यहाँ देखिए 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो के बराबर कितना होगा, डज नॉट इक्वल टू -1, के जब वैल्यू निकालिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू -1, देखिए इधर माइनस को हम लोग इधर शिफ्ट कर देंगे ना, 1 × 1 तो 1 नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे के का वैल्यू क्या आ जाएगा, नो सोल्यूशन के लिए -1। मतलब है क्वेश्चन का क्या मतलब, देखिए इसका था, पूछ रहा था क्वेश्चन में कि के का वैसा मान बताइए जिसके लिए क्वेश्चन में नो सोल्यूशन के केस बनेगा, अरे सॉरी यूनिक सोल्यूशन के केस बनेगा। तो के जगह पर अगर -1 आप रखते हैं, चेक कर सकते हैं क्रॉस चेक, के जगह पर अगर -1 आप रखते हैं, देखिए यहाँ पे -1 रखिएगा, दोनों आपस में बराबर नहीं हो, तो यूनिक के मतलब -1 के अलावा हर एक वैल्यू पॉसिबल है, लेकिन -1 पॉसिबल नहीं है, इसलिए के का वैल्यू क्या होगा -1। अब इस साइन को आप बराबर की तरह लेकर ट्रेड करेंगे, सोल्व जब क्वेश्चन करेंगे तो इसको बराबर मान के सोल्व करेंगे। 13 में देखिए, 13 में आपका क्या है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट देन लाइन ऑफ इट्स ग्राफ, इनकंसिस्टेंट है तो पैरेलल होगा, इनकंसिस्टेंट में नो नो सोल्यूशन, इनकंसिस्टेंट मतलब आता है नो सोल्यूशन, जब नो सोल्यूशन होगा तो लाइन जो होगा वो क्या होगा, पैरेलल। ये चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, चेक करना है कि कौन द्विघात है, द्विघात का मतलब x का पावर 2, अगर द्विघात का मतलब क्या है, द्विघात समीकरण किसको बोलेंगे, क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर bx प्लस सी बराबर 0 का फॉर्मेट हो तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे एबीसी रियल नंबर होते हैं, एबीसी का आपका होता है एबीसी रियल नंबर, वास्तविक संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ए आपका कभी भी 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि ए जैसे 0 होगा आपका एक्स स्क्वायर खत्म होगा, तो क्वाड्रेटिक होने के लिए एक्स पावर 2 होना जरूरी है, ए आपका 0 नहीं हो सकता। तो हमको चेक करना है, तो देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है, इसको आपको बारी बारी से सोल्यूशन करना होगा, तो इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ना होगा ही, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, -2 a मतलब x, अभी मतलब का 2, प्लस में 1 है, इधर 2x -3, इसको देखिए सोल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये -4x हो गया, और प्लस में 1 भी तो है आपका है, तो प्लस में 1 और इक्वल टू 2x -3। अब इसको आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्वाड्रेटिक हो गया, क्यों, क्योंकि एक्स के पावर जैसे 2 नजर आ गया तो आपका क्वाड्रेटिक हो गया, ये तो आपका क्वाड्रेटिक है, नहीं पूछा है इसमें, ध्यान है नहीं, और हमको चाहिए बट ये क्वाड्रेटिक है, एक्स के पावर 2 आ गया तो क्वाड्रेटिक है, पहला तो क्वाड्रेटिक है। दूसरा में देखिए, दूसरा में इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, एक्स इंटू 3 प्लस प्लस 3x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, देखिए एक्स स्क्वायर को एक तरफ लाइए, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 3x, तो 2x में से एक्स स्क्वायर जाएगा, तो दो एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर जाएगा, कितना बचेगा, एक सिंगल एक्स स्क्वायर बचेगा, और बाकी इधर कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं है, जब एक्स स्क्वायर नजर आ गया, जब एक्स स्क्वायर आपको नजर आ गया तो क्वाड्रेटिक ये भी होगा, सेकंड भी आपका क्वाड्रेटिक, मतलब थर्ड भी ऑप्शन क्वाड्रेटिक होगा, सेकंड भी आप चेक कर सकते हैं इसको है कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स फिर यहाँ देखिए एक्स इंटू 1 क्या हो गया, एक्स प्लस 8 है, ब्रैकेट से बाहर है, इसमें मल्टीप्लाई नहीं होगा, और इधर भी देखिए इसको एक्स से कीजिए, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू -2 तो -2x, एक्स को पकड़े दोनों मल्टीप्लाई, फिर 2 को पकड़े दोनों मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कौन आना चाहिए आप लोग को, तो और भी वीडियो लंबा हो सकता है, 2 इंटू एक्स 2x, फिर -2 इंटू +2 -4। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या हो गया, यहाँ से कट गया, एक्स स्क्वायर ही खत्म हो गया, तो ऐसे ऑप्शन नंबर आपका कौन चल जाएगा, 2, ऐसे 3 भी चेक करके देख लो, अरे 4 भी आपको चेक करके देख सकता है, 4 में आता है कि नहीं, इसको a प्लस बी का होल की पता होना चाहिए आपको, a प्लस बी का होल की हम यहाँ पे आपको लिख देते हैं, क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, अगर माइनस रहता है माइनस बी का होल क्यूब तब क्या होगा, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी
प्लस 3ab²। ये आपका माइनस के केस के लिए फॉर्मूला बन जाता है। अगर प्लस दिया हुआ है तो प्लस हम लोग लगाते हैं प्लस बी का और की, तो क्या होगा ए क्यू मतलब एक्स का क्यू, एक्स क्यू है लिखा हुआ, बी क्यू मतलब 2 का क्यू कितना हो गया 8 प्लस 3a² बी, 3a² मतलब एक्स का स्क्वायर, बी मतलब 2 प्लस 3ab², 3ab² मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। डायरेक्ट हम लिखे हैं थोड़ा सा, देखिए ए प्लस बी का होल क्यू डायरेक्ट हम बैठा दिए, ए क्यू मतलब एक्स का क्यू, बी क्यू मतलब 2 का क्यू 8 हो गया 3a² बी। अब तो थोड़ा देखिए एक्स क्यू क्या होगा, यहाँ से भी एक्स क्यू था और यहाँ भी एक्स क्यू, इधर कट जाएगा, इधर क्या बचेगा, तो 8 यहाँ देखिए 6x² प्लस में 12x इक्वल टू माइनस। अब देखिए यहाँ पे तो आपका स्क्वायर नजर आ गया, स्क्वायर नजर आ गया तो क्वाड्रेटिक हो गया, और नहीं पूछा था, नहीं तो इसी ऑप्शन में 2 में है, कौन सा ऑप्शन था, हाँ ए ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 एक्स का चला जाएगा, 4 भी नहीं होगा, 4 जो भी बच्चा लगाया था वो गलत था आंसर, इसका गलत लगाया था, मतलब पूछा है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका डिस्क्रिमिनेंट पूछा है क्वाड्रेटिक इस इक्वेशन का, डिस्क्रिमिनेंट हिंदी में आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, द्विघात समीकरण का विविक्तर ज्ञात करें। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, क्वाड्रेटिक का क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। देखिए डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो आपका रूट का नेचर है उसको बताता है। रूट का नेचर करने का मतलब, रूट करने का डिफरेंस, यहाँ ए वाला रूट की हम बात नहीं कर रहे, ऐसे रूट की बात नहीं करें, रूट का मतलब वैल्यू, यहाँ पे रूट का मतलब क्या है, वैल्यू, वेरिएबल का वैल्यू, एक्स में वेरिएबल हो या वाई में हो, वेरिएबल का वैल्यू को रूट बोला जाता है। तो वेरिएबल के वैल्यू के बारे में ये डिस्क्रिमिनेंट बताता है, वो आपस में कैसे है, मतलब वो रियल है या दोनों आपस में इक्वल है या वो 0 से छोटा है, इस तरह चीजों को बताता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, हम लोग किसी भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब चेक करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं कि उस इक्वेशन का सोल्यूशन पॉसिबल है या नहीं है। अगर सोल्यूशन पॉसिबल है तो किस तरह का सोल्यूशन है, मतलब वो रियल है या इमेजिनरी है, इस पर हमको डिस्क्रिमिनेंट इस चीज को, मतलब ऐसी इस तरह के बात को डिस्क्रिमिनेंट हमको बताता है। तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए फॉर्मूला होता है, डिस्क्रिमिनेंट को डी लिखते हैं, डी बराबर होता है b² माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला ये b² माइनस 4ac। बी आपका कौन होता है, एक्स का बगल बी, एक्स के बगल कौन है -5, तो बी के जगह -5 स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे 4 फॉर्मूला में, ये आपका एक्स स्क्वायर के बगल का वैल्यू होता है जी, एक्स स्क्वायर के बगल का वैल्यू है, ये आपका कितना है 3 लिख दी, सी आपका फ्री वाला बिना एक्स वाला सी, तो सी कितना है 2 लिख दी, 5 का स्क्वायर कितना हो गया -5 का स्क्वायर 25, माइनस है लेकिन स्क्वायर है तो प्लस में हो जाएगा, 3 चुके 12 दूना 24 हो गया, कितना डी आ गया हमको, डी बराबर 1, इसका ऑप्शन नंबर कौन चल जाएगा, कब फर्स्ट चलेगा। अच्छा डिस्क्रिमिनेंट के बारे में और भी कुछ हम बात बता दें आपको, जगह लेकर के यही पे बताते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए पहला केस, अगर डिस्क्रिमिनेंट यानी डी, डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी, अगर डी आपको 0 से बड़ा हो, अगर आप डी निकाले मतलब डिस्क्रिमिनेंट डी निकाले मतलब क्या निकले b² माइनस 4ac, डी मतलब b² माइनस 4ac, अगर इसका मतलब बड़ा है ग्रेटर देन डी इज ग्रेटर देन 0, अगर डी आपका 0 से बड़ा हो तो वैसे केस में नेचर ऑफ रूट हम बताना चाह रहे हैं, नेचर ऑफ रूट आपको कैसे होता है, नेचर ऑफ रूट मूलों का प्रकृति जिसको हिंदी में बोलेंगे नेचर ऑफ रूट, अगर डी आपको 0 से बड़ा हो तो ऐसी परिस्थिति में जो रूट होगा वो आपका रियल होगा और डिफरेंट होगा, देन क्या होगा, टू रियल डिफरेंट रूट, टू रियल डिस्टिंक्ट या डिफरेंट रूट, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट ना, अगर डी 0 से बड़ा है तो इसी केस में रूट जो होंगे 2 होंगे, रूट तो 2 होगा ही होगा, स्क्वायर में है तो क्वाड्रेटिक मतलब x पावर 2, जब x के पावर 2 है तो x का मैक्सिमम वैल्यू आपका 2 निकलेगा, तो 2 वैल्यू होंगे, लेकिन दोनों वैल्यू कैसे होंगे, दोनों रियल होंगे और डिफरेंट होंगे, मतलब एक वैल्यू 1 हुआ x का तो अगला वैल्यू 1 नहीं हो सकता, वो अलग। दूसरा केस क्या है कि अगर भाई तो डी निकाले आप 0 के बराबर आ गया, डी निकाले आप 0 के बराबर आ गया, तो ऐसे केस में दोनों रूट दो रूट तो होंगे, दो रियल इक्वल रूट होगा, दो रियल इक्वल रूट 2 होंगे लेकिन दोनों आपस में कैसे होंगे इक्वल, अगर एक रूट 2 आया तो अगला भी आपका क्या आएगा 2 आया, एक रूट अगर 2 आया तो अगला भी आपका 2 आएगा, कब, जब डी आपका 0 के बराबर होगा तब। ठीक है, तीसरा केस है रियल इक्वल, समझ रहे हैं कि इसका मतलब दो वास्तविक भिन्न मूल होंगे, यहाँ में दोनों मूल समान होंगे, ऐसे हिंदी मतलब। तीसरा केस होता है कि अगर डी आपका 0 से छोटा आ गया तो नो रियल रूट, नो रियल रूट,
कोई भी रूट रियल नहीं होगा, मतलब नो वास्तविक मान, मतलब वास्तविक मान नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो डज नॉट एग्जिस्ट भी लिख सकते हैं आप, है मतलब आगे सोल्यूशन को आप आगे इक्वेशन का सोल्यूशन किया नहीं जा सकता। जैसे हम एक इक्वेशन दे दें एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन अब बराबर 0, अब यहाँ से कोई बोले कि एक्स का वैल्यू निकाल दिया रियल वैल्यू, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका डी जब निकालिएगा तब का 0 हो जाएगा, इसे निकाल के देख सकते हैं। यहाँ एक्स के बगल में कुछ नहीं तो ये आपका क्या है 1, बी एक्स के बगल में होता है, बी आपका 1 है, सी भी आपका 1 है, डी निकालिए यहाँ पे इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4a सी, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस 1 ये माइनस 3, तो माइनस 3 क्या है 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा है तो इसको आप कितनों में सॉल्व कर ले, यहाँ से एक्स की वैल्यू आप रियल निकाल नहीं सकते हैं, ट्राई आप कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन लगा ले, कुछ भी लगा ले, वहां से रियल वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, तो रियल एंड इक्वल रूट्स कब होगा, रियल एंड इक्वल रूट्स के भी बात बताएं, रियल इक्वल कब होता है इसके बारे में हमको बोला है, रियल भी हो और इक्वल भी बात किया है। रियल इक्वल कब होता है, जब आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो तब। अरे डी बराबर 0, डी बराबर 0 मतलब किसका बराबर 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 है, तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्वेश्चन बार बार पूछता है इसको लपेट करके, ये सारा कॉन्सेप्ट एमसीक्यू के लिए आपको फॉर्मूला चैप्टर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्वेश्चन थोड़ा बहुत इधर कर सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ऐसी कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 17 क्वेश्चन देखिए, मूल का प्रकृति बताना, वही नेचर ऑफ रूट बताना है, अभी बात कर रहे थे नेचर ऑफ रूट के बारे में, नेचर ऑफ रूट प्रकृति, इसके मतलब इसका रूट के बारे में बताना है कि इसका रूट कैसा हो, तो डी निकालेंगे, नेचर ऑफ रूट निकालेंगे, क्या करते हैं डी निकालते हैं, डी हम निकालते हैं यहीं पे, देखिए ए कितना हो गया एक्स के बगल में 2 हो गया, बी आपका -5, सी आपका कितना हो गया 3, बी बराबर कितना होता है बी स्क्वायर माइनस 4 है सी, बी मतलब कितना -5, -5 का स्क्वायर, 4 ए आपका 2 है, सी आपका 3 है, इसको बस सोल्व कर दे हम लोग, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई कर दे 4 दूना 8 हो गया, 8 3 के 24 मतलब 1, अब 1 बताइए 0 से बड़ा है छोटा है, 1 जो है 0 से बड़ा है, जब 0 से बड़ा होगा तो रूट 2 होंगे रियल होंगे और डिफरेंट होंगे, डिफरेंशियल क्या होगा रियल और अनइक्वल, डिफरेंट मतलब अनइक्वल, वास्तविक होंगे और असमान होंगे मतलब अनइक्वल होंगे, इसका ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा। 18 में देखिए, जब मूल के प्रति समान हो तो क्या का वैल्यू निकालना है, देखिए इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन द सेम, सेम मतलब इक्वल, सेम का मतलब इक्वल, तो क्या का वैल्यू निकालना है, तो देखिए इक्वल का केस क्या है, जब यहाँ देखिए पहले ए आपका 2 है, बी मतलब के एक्स के बगल में होता है बी होता है, एक्स के बगल में कौन है के है तो आपका बी हो गया, सी आपका फ्री वाला, सी कितना है 3, रूट जो है इक्वल है सेम है, देयरफॉर डी बराबर क्या होगा, डी बराबर 0 होगा, क्यों क्योंकि रूट इक्वल है, तो डी का फॉर्मूला क्या आता है बी स्क्वायर माइनस 4 है, सी का वैल्यू 0 के बराबर है, बी मतलब कितना के स्क्वायर हो गया -4, ए मतलब 2, सी मतलब आपका 3, इसको आप सॉल्व कर ले तो बराबर 0 तो यही है, के स्क्वायर रहेगा ही रहेगा, 4 दूना 8 तरीके 24, तो बराबर इधर साइड आप चेंज कीजिएगा तो 24 हो जाएगा, माइनस बता दीजिएगा प्लस हो जाएगा, अब यहाँ से के बराबर क्या होगा प्लस माइनस अंडर रूट 24 प्लस माइनस, अब 24 को आप लिख सकते हैं ऐसे, प्लस माइनस रूट जब जाता है तो प्लस माइनस होता है, ध्यान होना चाहिए, इसको आप लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को 4 गुने 6, 4 से 24 है, क्यों 4 गुने 6 किए क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर में तोड़ दिया हम इसको, आप चेक कर सकते हैं इसे 24 को फैक्टर करके भी, तो 4 तो बाहर आ जाएगा आपका, 2 बन के फंस गया कौन 6, इसका आंसर क्या बराबर का होगा यानी प्लस माइनस 2 रूट 6, ये आपका ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा। 19 नंबर में देखिए कि यदि समीकरण इतना के एक मूल -2 है तो के का मान क्या, जब एक मूल -2 है तो हम लोग इसको जहां जहां एक से वहां रखेंगे 0 के बराबर करेंगे के निकालेंगे, तो पुट जो अगर ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा एक से -2, अगर एक मूल देकर अगला के वैल्यू पूछता है तो जो दिया हुआ है उसको वेरिएबल की जगह पर पुट कर देना है, जब एक मूल आपको दिया हुआ हो और फिर के पूछे कुछ भी पूछे तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना है कि जो वैल्यू दिया हुआ है वेरिएबल की जगह पर उसको रख देना और सॉल्व कर देना है 0 से इक्वल, तो एक्स के ऊपर 2 रखेंगे -2 स्क्वायर लगा दिए के एक्स बराबर -2 -10 बराबर क्या हो गया 0, -2 की स्क्वायर कितना हो गया 4, ये कितना आपका हो गया ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस 2 के -10 इक्वल टू 0, देखिए प्लस में हो गया है 2 के बराबर कितना हो गया -6,
और 2 के बराबर इधर से चेंज किया जाएगा 6 होगा, काटिए इसको, के बराबर आपका 3 होगा। ऑप्शन नंबर कौन चला जाएगा आपका 2, के बराबर क्या होगा 3। देख सकते हैं हम लोग x के बराबर कितना पुट कर दिया -2, x यहाँ था -2 के स्क्वायर प्लस में हो गया, यहाँ माइनस क्या हो गया +2 क्या हो गया -10 था, तो -10 के में से 4 जाएगा तो कितना हो गया -6 बचेगा, साइड चेंज किया प्लस हो गया, और 2 के बराबर 6 तो के बराबर कितना हो गया 3 हो गया। 20 नंबर देखिए, इफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अच्छा यही है, इसका मूल निकालना है, मतलब इसका रूट निकालना है। तो रूट निकालने का दो तरीका, या तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दे, या फिर आप ये क्या बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड लगा दे। तो जो लगाना है आपको लगा दीजिए, हम फैक्टराइजेशन लगा रहे हैं यहाँ पे, क्वाड्रेटिक भी निकाल सकते हैं। ठीक चीज को फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, कितना होता है 12, और 12 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है, जिसको मल्टीप्लाई करे जोड़े या घटाए तो बीच वाला आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद 3 है, सॉरी जोड़ने या घटाने पर आपका बीच वाला आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद जिसको आप मतलब फर्स्ट और लास्ट प्रोडक्ट आना चाहिए। हमको माइनस बनाना है, वो बड़ा वाला को माइनस रखेंगे, छोटा वाला को प्लस में, दो पेयर बनाते हैं, सबको पता होगा -4x प्लस 3x -2 इक्वल टू 0, ये अलग है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसमें क्या कॉमन है, दोनों में 2 कॉमन है, दोनों में 2 कॉमन है, उसके साथ x कॉमन है, तो 2x कॉमन कर दिए, कॉमन करने का मतलब डिवाइड करना होता है, तो 2 जब कॉमन किया कितना है 2 3 जा 6, और 2 x में से x स्क्वायर मतलब 2 गए, 2 x में से को बाहर आएगा बचेगा 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 जो बाहर गया यहाँ बचेगा 2, x तो बाहर चला गया यहाँ पे, प्लस ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, 3x और -2 में कुछ कॉमन नहीं है, कुछ जहाँ कॉमन है तो वहाँ 1 कॉमन है, माइनस रहा था तो -1 कॉमन था, लेकिन माइनस नहीं है इसलिए 1, 3x -2 बराबर कितना हो गया 0, एक साथ है वहाँ जगह नहीं था। अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट वाला ये को 3x -2 दोनों मिलकर एक लिखा था, अब बिना ब्रैकेट वाला भी एक साथ हो जाते हैं, बराबर में कहा है 0, अब दोनों को 0 के बराबर करेंगे, 3x -2 बराबर 0 और 2x प्लस 1 बराबर भी 0, यहाँ से क्या होगा तो 3x बराबर 2, x बराबर 2/3, यहाँ 2x बराबर -1 होगा, x बराबर -1/2, ये आपका आंसर, यानी 2/3 और -1/2, 2/3 -1/2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट चला जाएगा। आप इसको क्वाड्रेटिक से भी इक्वेशन से भी बना सकते हैं, डायरेक्ट भी, ठीक है, और ऐसे भी आपको क्वाड्रेटिक मतलब कंडीशन आता होगा मेरे ख्याल से 9th में ही सीखे होंगे। इसका सारा आंसर पूछ रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, एपी का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, A1 A2 A3 डॉट डॉट n, ये आपका एक जनरल फॉर्म होता है एपी का, ठीक है। एपी का मतलब क्या है, एपी मतलब संख्या का वैसा, किसी भी संख्या का वैसा पैटर्न, वैसा सीक्वेंस जो किसी खास नंबर को जोड़ने से या घटाने से बना हो, किसी भी संख्या का वैसा पैटर्न, वैसा आपका सीक्वेंस या पैटर्न जो किसी खास नंबर को जोड़ने या घटाने से बना होता है, उस तरह के पैटर्न को, उस तरह के सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलेंगे एपी बोला जाता है। खास नंबर जुड़ भी सकता है, खास नंबर घट सकता है, मतलब एक नंबर में कोई खास नंबर जोड़ने से अगला नंबर आ रहा हो, मतलब पैटर्न को देखकर हम लोग आगे नंबर लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम लिखे ऐसे कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं एपी के, हम 3 4 5 6, देखिए सब में क्या जुड़ा है, यहाँ भी 1 जुड़ा, यहाँ भी 1 जुड़ा, यहाँ भी आपका एपी में है आपका, क्योंकि 6 के बाद आगे आप लिख सकते हैं, आगे आप लिख सकते हैं कि अगला कहा, ठीक है। अगर ऐसे को लिख दे 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे -1, अब देखिए हम ये भी आपका एपी में कैसे, या देखिए क्या घटा यहाँ पे, हम बोले कि जुड़ता है या घटता है, या तो जुड़ सकता है या घट, लेकिन फिक्स होना चाहिए। 5 में से 2 घटाइएगा तो 3 आएगा, 3 में से यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 1 होगा, और यहाँ पे फिर आपका 1 में से करेंगे तो -1, 3 में से आप 1 घटाइएगा 2 घटाइएगा तो आपका कहाँ आ जाएगा 1, फिर 1 में से आप 2 घटाइएगा, 2 को माइनस कीजिएगा तो आपका -1, इस तरह से जो आपका नंबर बन रहा है सब में 2 -2 मतलब 2 जो घट रहा है, सब में 2 का हो रहा है घट रहा है, उसमें जुड़ रहा था इसमें घट रहा है, ये भी आपका एपी में ही है। लेकिन ये भी आपका एपी में है, जैसे में कोई संख्या मान लो 6 में 5 5 5, तो कोई बोलेगा सर इसमें तो कुछ नहीं जुड़ रहा है, और जहाँ कुछ नहीं जुड़ रहा है वहां तो जीरो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं ना, जीरो जुड़ रहा है घट रहा है कुछ भी हो रहा है, तो हम लोग जीरो को लेकर चलते हैं। कोई फिक्स नंबर भी है तो भी आपका एपी में होता है उसका। आगे देखिए जो जुड़ रहा है नंबर, जो जुड़ता है या घटता है उसको हम लोग बोलते हैं समांतर यानी कॉमन डिफरेंस, जो जुड़ता है या घटता है उसको हम लोग बोलते हैं सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस। इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, डी क्या है, पहला में 1, दूसरा के लिए डी क्या है -2, तीसरा के लिए डी क्या है 0, कुछ नहीं जुड़ रहा है, कॉमन डिफरेंस को डी से लिखते हैं हम लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए फिक्स जब नंबर होता है तो उसके उसमें सर्वांतर 0 होता है, ये फिक्स नंबर है क्योंकि इसमें कुछ नहीं जुड़ रहा है तो 0 जुड़ रहा है। डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, किसी आगे वाला टर्म में से पीछे वाला टर्म को घटा दिया आपको डी निकल जाएगा, ए बराबर A2 - A1 होता है, डी बराबर क्या होता है A2 - A1।
इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो होगा तो k प्लस 1 माइनस ए के, ये आपका होता है। किसी भी टर्म से आप डी निकाल सकते हैं, कोई भी एपी दिया रहेगा किसी भी टर्म से आप डी निकालेंगे तो सेम ही आता है। डी निकालने का तरीका ये है। एपी के बारे में हम बता दें कि एपी कैसे होते हैं। ये भी आपका एपी है जिसे में 2 4 6 8। अब इसके लिए कोई पूछेगा कि डी क्या होगा, देखिए क्या जुड़ रहा है सब में फिक्स, तो यहाँ भी देखिए 2, यहाँ भी 2। अब फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, आगे वाला से पीछे डी निकालने के लिए किसी बीच दो टर्म को लेंगे, अब आगे में से पीछे को घटा लेंगे, आगे में से पीछे को घटाएंगे। तो यहाँ पर अगर डी निकालिएगा तो 4 में से 2 आप घटेगा, ये देखिए 2। आप या तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या फॉर्मूला लगा के लिख सकते हैं। डी निकालने का तरीका एपी में चेक करने का तरीका है कि अगर किसी दो का कॉमन डिफरेंस मतलब सेम हो तभी वो एपी में होता है। कभी एपी देखिए इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको सेकंड टर्म, इसको थर्ड टर्म बोलते हैं। ये फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म हो गया। कभी कभी देख आपको दो टर्म पूछेगा, तीसरा टर्म बताइए, मतलब ये 3 बताइए, ऐसे भी पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पे बोला है कि एपी का प्रथम पद मतलब A1 10 है, सर्वांतर 20 10 है, तो दूसरा पद क्या, तो ए और डी दिया रहेगा तो आप किसी भी टर्म को लिख सकते हैं। ए और डी दिया रहेगा तो किसी भी टर्म को लिख सकते हैं। ए बराबर कितना है 10, प्रथम पद को A1 या बोलते हैं। डी बराबर कितना है, ए भी 10 है, तो दूसरा पद A2 बराबर फॉर्मूला है ए प्लस डी होता है, ए 10 डी भी 10, 5 का चल जाएगा 20 चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर तो ऐसे भी डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, सार्वधातुक में पीछे वाला टर्म में सार्वधातुक को जोड़ दीजिए तो अगला टर्म आपको मिल जाएगा। एक ही पद दिया हुआ था, दूसरा पूछ रहा था, ए और डी को जोड़ दिए। अगर A3 पूछता, देखिए यहाँ पे अगर A3 पूछा तो A3 बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस 2 ए प्लस 2 डी। जितना यहाँ पूछेगा उतना से कम एक डी को जोड़ना है। अगर A4 पूछता ए प्लस 3 डी, A5 पूछता ए प्लस 4 डी, कम एक डी को। देखिए यहाँ पे A3 पूछा था, ये तो 10 दिया हुआ था 2, डी भी 10 दिया हुआ था, देख लीजिए यहाँ पे 10 दूना 20, ये कितना हो गया 30। A3 क्या हो गया 30, तो डी दिया हुआ पहला पद 10 है, दूसरा 20 30, 10 10 बढ़ रहा है सब में, तो सब में 10 10 जोड़ते चला जाइए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, ए दिया हुआ डी दिया एन दिया हुआ, एन निकालना है, बहुत छिचा हुआ है, देखते हैं इंग्लिश में जगह होगा तो, नहीं यहाँ भी जगह नहीं है। चलिए यहाँ पे बताते हैं, पूरा क्वेश्चन बच्चा छेड़ दिया है। इसका सोल्यूशन हम बताते हैं यहाँ पे। देखिए एन बराबर एक फॉर्मूला होता है, क्वेश्चन नंबर 22 हुआ था ना 23 के लिए, 23 के लिए बात बता रहे हैं ना, नीचे पेज नहीं था, 23 के लिए क्वेश्चन नंबर 23 एन पूछा है। एन बराबर फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन बराबर एक फॉर्मूला होता है एपी में। एन मतलब nth टर्म, ये आपका फर्स्ट टर्म है, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, एन मतलब nth टर्म, 5 6 जो भी है। और ये भी फॉर्मूला है एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपका जो फॉर्मूला है ये सम निकालने का फॉर्मूला है, एन टर्म का सम निकालने का फॉर्मूला ये एन टर्म निकालने का फॉर्मूला है। एस एन का और एक दो फॉर्मूले हैं, इसी का थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म। अगर लास्ट टर्म दिया हुआ तो एन बाई 2 ए प्लस एल भी होता है। एल को एल जो होता है आपका वो आपका एन के बराबर होता है, एल और एन आपस में बराबर होते हैं। एन जो आपका क्या बोलते हैं एन जो है वो एल के बराबर होता है। तो यहाँ पे एल भी, एल के लिए भी यही फॉर्मूला चलेगा। एस एन के लिए दो केस, एन बाई 2 ए प्लस एल, ये कहाँ लगाएंगे जब लास्ट टर्म दिया हुआ तब सम निकालना, एन दिया हुआ है पांचवा टर्म साथ ऐसे बोलेगा, अब एल दिया हुआ रहेगा कहाँ पे लगेगा, या फिर इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे एन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एन के लिए फॉर्मूला एन बराबर ए प्लस एन माइनस डी, डी निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है, डी बराबर आगे वाला टर्म से पिछला टर्म को घटा दीजिए और डी निकल जाएगा। ठीक है, ये डी निकालने का फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखिए हमको क्वेश्चन में जो था वो एन ही निकालना था, ए दिया हुआ है 7, डी 3 है, एन 8 है, 7 3 8 है ना, ए 3 डी सॉरी ए 7 है, और यहीं पे चलिए निकाल लेते हैं। तो एन बराबर फॉर्मूला लिखा हुआ है ऊपर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आपका 7 है, एन आपका 8 दिया हुआ है, देखिए 8 माइनस 1, डी आपका क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए लगा दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, 7 8 माइनस 1 क्या 7 बचेगा, इंटू 3 है तो 70 21 हो गया है।
21 और 7 जोड़िएगा कितना होगा 28। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन चला जाएगा 3 चला जाएगा 28। और क्वेश्चन नंबर 24, 3 के प्रथम 5 गुणज बताना है, मतलब द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल। 5 मल्टीपल बताना है, मतलब 3 का मल्टीपल का नहीं, मतलब 3 से स्टार्ट होगा। तो 3, 6, 9, 12, 15, यही 5 मल्टीपल है। देखिए पहला दूसरा फर्स्ट, मतलब लगातार करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीपल प्राप्त हो जाएगा आपको। ये आपको कितना हो गया यहाँ पे, पहला को ये बोलते हैं फॉर्म निकालना, गुंजा का योग, मतलब एसन का फॉर्मूला लगेगा, एपी का क्वेश्चन है। डी कितना जुड़ रहा है सब में 3, तो डी डायरेक्ट 3 हो गया। एन कितना दिया है 5 दिया है, बोला है 5 गुना, इसलिए एन का वैल्यू 5। एसन बराबर लगा दिए, एसन बराबर यहाँ पे लिख देते हैं, एसन बराबर एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सबको वैल्यू दिया अलग दीजिए पुट करके। एन मतलब 5, 5 बाई 2 और 2, ये आपका 3 है। एन आपका 5 है तो 5 रख दिए, 5 माइनस 1, डी आपका 3 है, 3 3 उठता है ना, और इसको सॉल्व कर दीजिए। 5 बाई 2, 3 दूना 6, यहाँ पे कितना हो गया प्लस 5 में से गया 4, 4 तिहाई 12, तो ये हो गया आपका 12 से 18, 5 बटा 2 गुने 18, 2 से कट गया 9 बन, ये 9 पचे 45, 45 है ये। तो आपका चला जाएगा ऑप्शन कौन, डी ऑप्शन, यानी 4 ऑप्शन चला जाएगा। तो एसन का फॉर्मूला लगा दिए, ए डी एन छाट दिया, बाकी सोल्व कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर, सभी वृत्त होते हैं तो क्या होते हैं भाई, इंग्लिश में इसको देख सकते हैं आप, ऑल सर्कल, ऑल द सर्कल आर, ऑल सर्कल क्या होते हैं सिमिलर होते हैं, और सारे सर्कल जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। सिमिलर का मतलब क्या होता है कि सिमिलर का मतलब होता है कि देखिए इसका हिंदी बड़ा समरूप है, मतलब सभी रूपों में समान हो। शेप और साइज, दो फिगर जिसका शेप और साइज का हो, अरे सॉरी शेप साइज करें, अगर केवल शेप देखने में एक जैसा लगे, समरूप मतलब एक रूप में, वैसे फिगर जो देखने में एक जैसे लग रहे हैं वो सारे फिगर को हम लोग बोलते हैं सिमिलर फिगर, यानी समरूप फिगर। और देखने में भी एक जैसे लग रहे हैं और उसका मेजरमेंट भी एक है, तो उसको बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट, यानी सर्वांसम। क्या बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट, किसको बोलेंगे सर्वांसम, जिसको आप कॉन्ग्रुएंट बोले। इसमें शेप और साइज दोनों एक जैसा होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए, बहुत सेम, शेप और साइज दोनों सेम होना चाहिए। इसमें केवल शेप, इसमें शेप सेम होना चाहिए। अगर देखने में एक जैसा लग रहा है तो उसको हम लोग सारे फिगर को बोलेंगे सिमिलर, और देखने में भी एक जैसा, मेजरमेंट भी एक जैसा हो उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम कॉन्ग्रुएंस बोलेंगे। तो क्या सर्कल जो है सारा गोला ही ना होता है, अरे भाई कोई छोटा गोला है कोई बड़ा गोला है, किसी का रेडियस छोटा है किसी बड़ा, लेकिन देखने में तो क्या है सारा गोला है, देखने में एक जैसा है, तो सारे सर्कल जो होते हैं समरूप। अब कोई बोला स्क्वायर, स्क्वायर भी सारा क्या होगा, सारा स्क्वायर एक जैसा देखने में लगता है, तो स्क्वायर भी सारा आपका क्या होगा सिमिलर होगा, सारा स्क्वायर का होगा। रेक्टेंगल भी सारा आपका सिमिलर होगा, रेक्टेंगल भी आपका सारा क्या होगा सिमिलर होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल भी क्या होगा आपका सिमिलर होगा, सारा इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होंगे सिमिलर होगा, क्योंकि देखने में एक जैसा ही होते हैं, साइज उनका अलग अलग हो सकता है लेकिन देखने में एक जैसा, ठीक है। अच्छा कॉन्ग्रुएंस क्या होगा, तो कॉन्ग्रुएंस का मतलब अगर सेम रेडियस का सर्कल हो, सेम रेडियस का सर्कल हो, इसका भी रेडियस मान लीजिए आ रहा है इसका भी आ रहा है, तो वैसे केस में सिमिलर तो ही है, साथ ही साथ कॉन्ग्रुएंस भी है, साथ ही साथ कॉन्ग्रुएंस। तो आप ध्यान रखेंगे कि सारे कॉन्ग्रुएंस फिगर सिमिलर होते हैं, सारे कॉन्ग्रुएंस फिगर क्या होते हैं सिमिलर होते हैं, लेकिन सारे सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंस हो जरूरी नहीं है। एक नोट करने की बात है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि जितने भी कॉन्ग्रुएंस फिगर है वो सारे सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन सारे सिमिलर फिगर आपका कॉन्ग्रुएंस नहीं हो सकते हैं, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जैसे अगर रेडियस समान हो तो सिमिलर नहीं है, साथ साथ कॉन्ग्रुएंस भी हो गया, रेडियस अलग हो मतलब साइज अलग हो गया, शेप तो एक जैसा है लेकिन साइज अलग हो गया तो कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा। कॉन्ग्रुएंस में हम बताएं कि शेप और साइज दोनों समान होना चाहिए। अगर दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड सेम है, अगर मान लीजिए इसका भी साइड 5 है इसका भी 5 है, तो एक केस में दोनों होगा सिमिलर कॉन्ग्रुएंस दोनों होगा, ठीक है। तो सिमिलर कॉन्ग्रुएंस का हम लोग जान लें। 26 नंबर, डी पैरेलल बीसी है, डी पैरेलल की बीसी है, तो इसी का मान बताना है, फिगर दिया हुआ है, एथियल्स का क्वेश्चन है, 6.1 का ही आपका 6.2 का क्वेश्चन है, देख सकते हैं। तो थेल्स थ्योरम क्या कहता है, थेल्स थ्योरम पर बेस्ट क्वेश्चन है कि अगर किसी ट्रायंगल में, थेल्स थ्योरम क्या कहता है 6.1 ही थ्योरम है, मान लीजिए डी है, ए है आपका, ए बी है, ए सी है, किसी भी ट्रायंगल में डी है ना, किसी ट्रायंगल में अगर थेल्स थ्योरम बता दे आपको कि किसी भी ट्रायंगल में, कोई भी ट्रायंगल है
कोई भी मान लीजिए ट्रायंगल आपका है, तो इस ट्रायंगल में अगर कोई मिड पॉइंट को कोई लाइन है जो मिड पॉइंट को मिला रहा है और थर्ड साइड के पैरेलल हो, थर्ड साइड के क्या हो, पैरेलल हो, कोई भी लाइन किसी ट्रायंगल के दो जो डिफरेंट साइड बज रहे हैं उसके पॉइंट को क्या कर रहा है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट को आपस में मिला रहा है और थर्ड लाइन के पैरेलल है, तो उसके जो अदर टू साइड है उसका रेशियो क्या होगा, तो इक्वल होगा। मतलब है कि AD अपॉन में DB इक्वल टू AE अपॉन में EC। अगर थेल्स थ्योरम आपका है इसका रेशियो और इसका रेशियो, इसका रेशियो इसका रेशियो आपस का होगा बराबर होगा, और साथ ही साथ अगर वन दोनों में जोड़ देंगे तो इसको आप ऐसा भी लिख दें AD अपॉन AB, AE अपॉन जरूरत पे AC, ये भी आपस में बराबर होता है, उल्टा भी मतलब रिलेशन बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि पैरेलल है तो इथेंस रहेगा AD अपॉन DB AE अपॉन EC। AD 1 दिया हुआ है, DB आपका 2 दिया हुआ है, AE 1.5 दिया हुआ है, EC आपका फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1.5 गुना, देखिए यहाँ पे EC गुने 1 EC और 1.5 गुने 2 कितना होता है, 3 होता है, 1.5 गुने 2 3, इसका ऑप्शन 3 चला जाए। सेल्स पर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27, एक बताना है कि समरूपता की कसौटी मतलब कौन से कसौटी से सिमिलर है। सिमिलर के 2-3 केस देखिए, सिमिलर के लिए क्या क्या कंडीशन होता है जिसको आप समरूप बोल रहे हैं, वो पहला केस है कि अगर तीनों एंगल बराबर हो तब वो सिमिलर होगा। कोई भी दो ट्रायंगल में तीनों एंगल, तीनों क्रॉसपोंडिंग एंगल बराबर हो तो सिमिलर होंगे। हम लोग शॉर्ट में ही देख रहे हैं, इसका डिटेल देखेंगे कभी। अगर दो एंगल भी बराबर हो तभी सिमिलर होगा, क्योंकि दो एंगल जब बराबर होगा तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा। तीसरा आप बोल सकते हैं कि उसके साइड का रेशियो बराबर हो, साइड का रेशियो बराबर हो। जैसे में अगर दो ट्रायंगल हम यहाँ पे ले लें, आपका ये क्या बोलते हैं, मान लीजिए एक ट्रायंगल है ABC और एक PQR, यही की बात करें PQR, तो देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हुआ तभी होगा, तो उसको ये बोलेंगे तीनों एंगल बराबर हो, तीनों एंगल मतलब सिमिलर का क्राइटेरिया है और साइड का रेशियो यहाँ बराबर। जैसे में मान लीजिए एंगल दोनों ट्रायंगल में अगर एंगल A बराबर एंगल P हो, एंगल B बराबर एंगल Q हो, एंगल C बराबर एंगल R हो, तो इसी केस में जो सिमिलर जो क्राइटेरिया होगा ए होगा, तीनों एंगल बराबर। तो दो एंगल बराबर होगा तभी होगा। साइड भी बराबर हो सकता है, मान लीजिए AB अपॉन में PQ करस्पॉन्डिंग साइड, साइड का रेशियो AC अपॉन में PR, BC अपॉन में QR। अगर साइड का रेशियो बराबर होगा तभी वो आपस में ट्रायंगल सिमिलर होंगे, इसको बोलेंगे एस एस एस, साइड 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 से। तो 3 केस होगा, अगर तीनों एंगल बराबर हो करस्पॉन्डिंग एंगल तभी दो फिगर सिमिलर होंगे, अगर तीनों साइड का रेशियो बराबर है तभी वो दो फिगर आपस में सिमिलर होंगे। यहाँ पे देखिए हम लोग एंगल की बात तो किया हुआ नहीं है, साइड की बात किया हुआ, तो साइड चेक करेंगे। और देखिए चेक करने का तरीका क्या है कि सबसे छोटा वाला को सबसे छोटा वाला के साथ तुलना करेंगे, 2 को किसके साथ, 4 के साथ, 2 बटा 4 ये हो गया 1/2, इससे बड़ा 2.5 है, इससे बड़ा कौन है ये, तो 2.5 का 5 के साथ, ये भी हो गया 1/2, और 3 का 6 के साथ, ये भी हो गया 1/2। तो तीनों साइड का रेशियो क्या है, बराबर है, ये साइड साइड से क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा। एंगल की बात ही नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एंगल कहीं दिया हुआ नहीं। हम लोग कंपेरिजन कैसे करेंगे, छोटा वाला को छोटा के साथ, बड़ा वाला को बड़ा, इस बात को ध्यान रखें। तो बच्चे लोग कितने गड़बड़ा जाते हैं कि कैसे तुलना करें। एक क्वेश्चन था ना, ये 28 में देखिए सिमिलर लिखने का भी तरीका होना, तरीका पता आपको होना चाहिए। जैसे में एक कंपेरिजन डी के साथ, तो आपको ए डी के साथ आना चाहिए। फर्स्ट बार ये है, देखिए ए तो यहाँ डी आना चाहिए, लास्ट में क्या है जी, सी और ई, सी और ई, और बीच में देखिए बी और एफ, बी और एफ करस्पॉन्डिंग, मतलब ए डी, पहला में ए दूसरा के लिए डी, इसका फर्स्ट इसका भी फर्स्ट, इसका जो भी होगा सेकंड होगा, इसका भी सेकंड, इसका लास्ट है तो इसका भी लास्ट, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 चल जाएगा। अच्छा ये क्यों नहीं होगा, फर्स्ट क्यों नहीं होगा ऑप्शन इसका, फर्स्ट नहीं होने को देखिए ये तो हुआ, फिर एक बार डी आएगा, एक का डी तो हुआ, वाला सही है, ए और डी करस्पॉन्डिंग हुआ, ए और डी करस्पॉन्डिंग तो है, फिर बी के साथ एफ आना चाहिए, बी के साथ कौन आ गया, ई आ गया, ये नहीं चलेगा। यहाँ पे देखिए इसमें बी के साथ एफ आना चाहिए, तो बी के साथ डी आ गया, ये नहीं चलेगा, ए के साथ ई आ गया, ये भी आपका नहीं चलेगा, ये आपका। तो सिमिलर लिखने का तरीका पता होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड के अकॉर्डिंग लिखा जाए। यही क्वेश्चन था ना 29 नंबर ये,
जो समरूप त्रिभुज इंग्लिश में देख सकते हैं आप, साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशियो 4:9, इसका साइड किस में दिया है? 4:9 में दिया हुआ। तो बताना है कि इसका एरिया का रेशियो क्या होगा। तो देखिए आपको बता दें कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो, अगर ए बी सी, ऐसे नया वाला सिलेबस उसको हटा दिया है, ए बी सी पी क्यू, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो, सिमिलर का सिंबल ऐसा होता है, बताइए होना चाहिए, दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उसके जो क्या बोलते हैं एरिया का जो रेशियो होगा उसके साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो इसके इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर जो होगा सारे साइड का रेशियो, मतलब ए बी बटा पी क्यू का स्क्वायर, वैसी बी सी बटा क्यू आर का स्क्वायर और ए सी बटा पी आर का स्क्वायर, मतलब तीनों साइड में लिख दिया ऐसे ही आप लिख सकते हैं। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है उसके एरिया का जो रेशियो होगा उसके साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पर सिमिलर दिया हुआ है, यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है साइड का, ठीक है, यहाँ तक दिया हुआ है, तो फिर पूरा एरिया, एरिया का होगा, एरिया इसके साइड का स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 9 का स्क्वायर 81, तो आपका चल जाएगा ऑप्शन नंबर 4 चल जाएगा। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण दिया हुआ है और एक भुजा दिया हुआ 12, तो अगला की लंबाई पूछा है, तो 12 13 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, ऐसा आप देख सकते हैं, बता दें इसको, से डायरेक्ट 5 होगा। देखिए कर्ण मतलब सबसे लंबा वाला, फिर 12 किसी को ले सकते हैं आप, इसको ले आए इसको, जब 90 ए है बी सी, ये मान लीजिए x है, तीसरा भुजा निकालने के लिए कहा है। तो पाइथागोरस क्या कहता है कि h का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, h का स्क्वायर कितना है 13 का स्क्वायर, पी का स्क्वायर कितना है 12 का स्क्वायर, बी नहीं दिया हुआ था इसको लिख दिया। अब इसको आप सोल्व कर लेंगे, 13 का स्क्वायर 169, 12 के 144, एक्स स्क्वायर, इसको ले आए साइड से, 169 में 144 घटेगा बराबर एक्स स्क्वायर, जब बढ़ाएगा तो कितना बचेगा एक्स स्क्वायर बराबर 25, एक्स बराबर क्या होगा 5, प्लस माइनस क्यों नहीं लेगा क्योंकि साइड है तो प्लस में। ये पाइथागोरस से क्वेश्चन था, सिंपल था। नेक्स्ट 31 नंबर देखिए, तीन साइड दिया हुआ है, बी के बारे में पूछा है, तो हम लोग बी के बारे में पूछा है तो हम लोग क्या लगा के देखेंगे, देखेंगे इसमें कौन सा प्रॉपर्टी लग रहा है, पाइथागोरस लगा के देखते हैं। मान लीजिए सबसे बड़ा वाला को लिख दिए 12 ए सी, यहाँ पे बी होगा, और ए भी दिया हुआ आपको 6√3 और एक दिया हुआ 6। देखिए अगर हम लोग सबसे बड़ा का स्क्वायर, पाइथागोरस क्या कहता है कि दो अदर साइड के स्क्वायर का सम अगर लॉन्गेस्ट साइड सबसे बड़ा साइड के स्क्वायर के बराबर है तो वो पाइथागोरस वहां पर लगता है। अच्छा पाइथागोरस लगता है तो उसका एंगल का क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 12 का स्क्वायर हम लोग चेक करके देखते हैं पाइथागोरस इस पर लग रहा है या नहीं। पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ये 144 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 और 6 का यहाँ पे 36। पता होना चाहिए कि स्क्वायर जब है तो रूट को हटता है, केवल 6 का 36 हो गया और √3 का तो 3 हो गया। इसको जोड़िए 18 3 3 9 1 10 और यहाँ पे 36 ऐड करें 8 6 14 हो गया, 3 1 4 देखिए आपका दोनों बराबर हो गया, मतलब पाइथागोरस इंप्लीमेंट हो रहा है, तो पाइथागोरस इंप्लीमेंट हो रहा है तो एंगल कितना आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। 31 नंबर हो गया। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाता है, देखिए लॉन्गेस्ट कॉर्ड तो डायमीटर कहलाता है। कॉर्ड किसको बोलते हैं, अब देख लीजिए थोड़ा सा सर्कल में, ये सर्कल है, सर्कल का मतलब होता है कि किसी फिक्स पॉइंट से पॉइंट, सर्कल जो होता है पॉइंट का एक ग्रुप होता है, पॉइंट का एक सब ग्रुप है, पॉइंट से बना होता है, एक फिक्स पॉइंट से हर एक पॉइंट का डिस्टेंस क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो ये आपका डायमीटर है, अरे सेंटर हो गया। देखिए बाउंड्री से बाउंड्री तक जो लाइन जाता है, बाउंड्री से बाउंड्री तक टच करने वाली, पेरीमीटर से पेरीमीटर तक लाइन जो ज्वाइन करता है उसी को हम लोग बोलते हैं आपका कॉर्ड बोलते हैं। एक बाउंड्री से दूसरे बाउंड्री तक का जो लेंथ है उसको कॉर्ड बोलते हैं। तो बहुत सारे कॉर्ड होते हैं वृत्त में, अनंत कॉर्ड होते हैं, अनंत पॉइंट है तो अनंत कॉर्ड होगा। एक ऐसा भी कॉर्ड होगा जो सेंटर से जाएगा, तो जो सेंटर से जाएगा उसको डायमीटर बोलते हैं हम लोग। डायमीटर क्या होता है, डायमीटर यही नहीं होता है जो सेंटर से जाता है, तो सबसे बड़ा जो कॉर्ड होगा वो क्या कहलाता है डायमीटर। अच्छा आर्क किसको बोलते हैं, आर्क मतलब कोई भी सर्कल हो गया, सर्कल का जो एक पार्ट है, सर्कल का पेरीमीटर का जो कोई भी भाग ले ले हम लोग, जैसे ए बी, सर्कल का बाउंड्री को कहीं से कट कर दे, कहीं से कट करके आप निकाल दे तो आपका आर्क कहलाएगा, क्या कहलाएगा आर्क। और कॉर्ड आपका बाउंड्री से बाउंड्री तक लाइन से जो करेगा उसको कॉर्ड बोलेंगे, और जो वही लाइन अगर सेंटर से जा रहा है तो वही कॉर्ड जो वही आपका है क्या कहलाएगा, वही डायमीटर कहलाने लगेगा। और सर्कल पर कितने पॉइंट होते हैं, अनंत पॉइंट होते हैं, सर्कल पर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं।
अब यहाँ देखिए करा कि किसी बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा के बारे में थोड़ा बता दें कि मान लीजिए सर्कल है, यहाँ पे कोई बाहर पॉइंट P है, चलिए क्वेश्चन लेते हैं। P से खींचा गया स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा का मतलब टेंजेंट का मतलब होता है कि टेंजेंट वैसा लाइन है जो सर्कल के केवल एक पॉइंट पर टच करता है। टेंजेंट देखिए यहाँ पे टेंजेंट जो है आपका वो लाइन होता है जो सर्कल के केवल कितना पॉइंट पर टच करता है, एक पॉइंट। तो अगर कोई लाइन सर्कल केवल एक पॉइंट पर काट रहा है, अगर कोई लाइन सर्कल को केवल एक पॉइंट पर काट रहा है तो उसको टेंजेंट बोलेंगे, यानी स्पर्श रेखा बोला जाएगा। और जिस पॉइंट पर वो काट रहा है, जिस पॉइंट पर वो काट रहा है उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, स्पर्श बिंदु। जिस पॉइंट पर काट हुआ बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। एक सर्कल पर अनंत पॉइंट ऑफ टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते, बहुत सारे अनंत पॉइंट है, सेकंड हो गया, सॉरी यहाँ हो जाएगा। तो कोई पूछेगा कि एक सर्कल पर कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, तो इनफाइनाइटली। टेंजेंट के बारे में हम थोड़ा बता दें, किसी सर्कल पर टेंजेंट जो है केवल एक पॉइंट पर, कितने पॉइंट पर काट करेगा, एक पर। लेकिन किसी सर्कल पर कितना होता है, इनफाइनाइट टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, इनफाइनाइट टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, क्योंकि सर्कल पर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, तो जितना पॉइंट होगा उतना टेंजेंट खींचा जा सकता है। और दूसरा चीज सेकेंड जान लीजिए, एक पर्टिकुलर केस है, सेकेंड किसको बोलेंगे, जब टेंजेंट उसी सर्कल को दो पॉइंट पर कट करे, जब दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो उसी टेंजेंट को ही सेकंड बोलते हैं। सेकंड कितना पर कट करेगा, सेकंड दो पे। टेंजेंट केवल एक पॉइंट पर कट करेगा आपको, और सेकंड आपका कितना पर करेगा, दो पॉइंट पर कट करेगा, ठीक है। टेंजेंट एक पे, सेकंड आपका दो पॉइंट पे। किसी भी सर्कल में सेकंड कितना, पैरेलल सेकंड कितना खींच सकते हैं, इनफिनिटली खींच सकते हैं, इनफिनिट सेकंड पैरेलल खींचा जा सकता है। लेकिन अगर बोलेगा पैरेलल टेंजेंट कितने खींचा जा सकता है, केवल दो पे। पैरेलल टेंजेंट की बात करेगा तो दो। टेंजेंट कितना पॉइंट पर टच करेगा, एक पॉइंट पर। पैरेलल टेंजेंट किसी सर्कल पर कितने खींचे जा सकते हैं, केवल दो। देखिए यहाँ पे मान लीजिए सर्कल एक यहाँ से खींचिए, पैरेलल आपस में एक ही दो ही पेयर बन रहा है, या आप ऐसे खींच सकते हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये ऐसा नहीं चार हो गया, ये आपस में पैरेलल, ये आपस में पैरेलल। टेंजेंट दो हो सकते हैं, सेकंड पैरेलल बहुत सारे हो सकते हैं। सेकंड कितना पॉइंट पे टच करेगा सर्कल को, दो पॉइंट पे। टेंजेंट कितना पर करेगा, एक पॉइंट पे। टेंजेंट किसी सर्कल पर कितने खींचे जा सकते हैं, इनफिनिटली मेनी बहुत सारे टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, ठीक है। किसी बाहरी पॉइंट से टेंजेंट कितना खींचा जा सकता है सर्कल पर, तो दो। किसी भी बाहरी पॉइंट से दो ही टेंजेंट हम लोग खींच सकते हैं। टेंजेंट आपस में सर्कल के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। टेंजेंट जो होता है वो आपका आपस में क्या होता है, यानी स्पर्श रेखा जिसको बोलते हैं हम लोग, आपस में बराबर होता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। टेंजेंट आपस में बराबर होता है, मतलब एपी का जो लेंथ होगा वही लेंथ आपका पीबी का होगा। एक और चीज, टेंजेंट जो होता है रेडियस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाता है। टेंजेंट जो आपका होता है रेडियस के साथ में कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा था एक्चुअली, क्वेश्चन कर रहा है पी से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, मान लीजिए पी था, यहाँ स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, 24 दिया हुआ है, स्पर्श रेखा मतलब टेंजेंट। और पी से और केंद्र से कितना दूरी दिया हुआ है, 25, मतलब केंद्र यहाँ है, केंद्र से कितना दूरी दिया है, 25 दिया हुआ। रेडियस है, बन जाएगा यहाँ पे, ये मान लीजिए ओ है, यहाँ पे ए मान लीजिए, यहाँ पे आपका पी है, पी से बोला था। तो बताना कि रेडियस बताइए, वृत्त की त्रिज्या। हम बोले कि टेंजेंट कितना डिग्री बनाएगा, यहाँ पे 90, आर पूछ रहा है, ये 25 हो गया, ये 24 हो गया। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना, टेंजेंट राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है। तो ये आपका देखिए परपेंडिकुलर पी हो गया, ये आपका बड़ा वाला एच पी आर। तो देखिए पी का स्क्वायर एच, मतलब ये इसको जब बनाइएगा 25 का स्क्वायर, 25 एच का काम करेगा, बराबर का होगा 24 के स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर, राइट पाइथागोरस है, सबसे बड़ा साइड का स्क्वायर तो होगा, अदर टू साइड के स्क्वायर का सम के इक्वल हो। 25 का स्क्वायर कितना हो गया, 625, 24 का स्क्वायर हो गया 576, आर स्क्वायर इसको हटा दीजिए आप, 625 माइनस 576 बराबर आपका आर स्क्वायर हो गया। तो 15 में से 6 हो गया, कितना बच गया आपका, यहाँ पे 9, और यहाँ पे 11 में से 7 गया 4, ये खत्म हो गया। तो आर बराबर कितना हो गया, √49, रूट से 12 का कितना बन गया, 7। इसका आंसर आपको कितना चला जाएगा, 7 चला। तो टेंजेंट किसी भी सर्कल के रेडियस के साथ कितना डिग्री बनाता है, 90 डिग्री। जहाँ ट्रायंगल बना है वो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। आप पाइथागोरस की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। होम पॉइंट ये तो हो गया। एक भी कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, अभी बात की हम लोग, एक वृत्त पर टेंजेंट इनफिनिटली मेनी हो सकता है, एक पॉइंट पर टच करेगा मेनी हो सकता है, पैरेलल पूछेगा तो 2 होगा। इसमें देखिए फिगर प्लस दिया हुआ है, तो बहुत सिंपल है। फिर रेडियस में दिया हुआ है, ओपी दिया हुआ कितना, ओपी 5, ओपी ये दिया हुआ है 3, 3 4 5 बनेगा, या 4 हो जाएगा डायरेक्ट, लेकिन आप निकाल लीजिए। तो 3 का स्क्वायर, ये
पी होता है ना, पी की स्क्वायर, ये देखिए ये आपका पी का काम करता है, ये एच के काम करता है, ये बी के काम करता है। पी की स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर बराबर कितना होगा, 5 का स्क्वायर, पाइथागोरस से ये 9 हो गया, आर का स्क्वायर 25, आर स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9 16, आर स्क्वायर, तो आर बराबर क्या होगा √16 और ये 12 का जा। ऐसे 3 5 जो 3 4 5 होता है ट्रिपलेट होता है, 3 4 5 का होता है ट्रिपलेट, तो यहाँ 3 और 5 दिया हुआ है, अगला 4 ऑटोमेटिक होगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं या आप निकाल के देख सकते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन था, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर कौन चला जाएगा, 2 चला जाएगा। यही क्वेश्चन था, हिंदी में था, इंग्लिश में यहाँ पे है। केंद्रीय कोण थीटा त्रिज्या आर, इंग्लिश में देख सकते हैं, द एरिया ऑफ द सेक्टर विद सेंट्रल एंगल एंड रेडियस। सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला कहा होता है, देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पर थीटा हो और ये आपका रेडियस दिया हुआ, तो इसका एरिया निकालेंगे, इसको सेक्टर बोलते हैं, इसका बोलते हैं हम लोग सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर होता है माइनस सेक्टर हो गया, ये भी एक सेक्टर आपका है, ये मेजर है कमाइन। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया का होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब इसी को लिखा हुआ अरेंज करके इसको मल्टीप्लाई जब कर लीजिएगा, एक साथ दोनों लिए पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना हो गया 360। ऑप्शन नंबर कौन चला जाएगा, 2 चला जाएगा। अच्छा सेक्टर के बारे में कुछ और आते हैं, हम बता दें आपको यहाँ पे, सेक्टर सेगमेंट के बारे में थोड़ा बहुत है बताते हैं चलो। ठीक है, सेक्टर क्या है, सेक्टर किसको बोलते हैं, चैप्टर 12 का क्वेश्चन है। का बाहर तक नहीं है, इसलिए इसको पूरे ही मान लीजिए सर्कल है, यहाँ पे एंगल कुछ तो कुछ बनाएगा, रेडियस ये है, ये बी है, मान लीजिए सी है, ठीक है। तो सेक्टर का मतलब होता है कि रेडियस और आर्क से दो रीजन घिरा जा रहा है, रीजन बॉन्डेड बाय रेडियस एंड आर्क। ये आर्क आपका है, सर्कल के पार्ट को आर्क बोलते हैं, रेडियस है, रेडियस और आर्क के द्वारा जो रीजन बॉन्डेड होगा उसी को हम लोग सेक्टर बोलते हैं। सेक्टर दो तरह के, सेक्टर आपका दो तरह का, एक माइनर होगा एक मेजर होगा। सेक्टर आपका दो तरह के, सेक्टर मतलब त्रिज्य खंड, हिंदी में क्या बोला त्रिज्य। एक आपका माइनर, हिंदी वाला भी कोई दिक्कत नहीं है, माइनर सेक्टर, और एक आपका मेजर। एक माइनर छोटा वाला माइनर होगा और बड़ा वाला देखिए, ये भी आपका त्रिज्या से हुआ, ये भी तो आपका त्रिज्या से ही घिरा हुआ है, और त्रिज्या वो आर्क, इसका आर्क थोड़ा बड़ा हो गया, ये आर्क ही तो है, ये मेजर हो गया, ये माइनर। तो इसका माइनर का देखिए फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। हम यहाँ पे देखिए, हमको पूरा जब आपको बता दें 360 डिग्री किसी सर्कल पर एंगल कितना होता है 360, तो 360 में कितना है सर्कल का एरिया होता है 360 जब होता है तो पाई आर स्क्वायर, किसी सर्कल का एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर किसके लिए होता है 360 के लिए, 1 डिग्री के लिए कितना होता है पाई आर स्क्वायर बटा 360। एंगल बना रहा है थीटा, तो थीटा के लिए कितना होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। ये हो जाता है थीटा बाई 360 पाई आर, इसको ऐसे हम लोग लिख देते हैं थीटा इंटू थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे माइनर के क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। मेजर को पूछेगा तो क्या करेगा, अगर तो मेजर के लिए सर्कल में से माइनर हटा दीजिए, जब सर्कल में पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर हटा देंगे तो मेजर नहीं बचेगा, वही करते हैं। तो मेजर के लिए क्या होगा एरिया ऑफ सर्कल यानी पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया माइनस सेक्टर, माइनस सेक्टर का है 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर अपॉन कर सकते हैं यहाँ 1 थीटा अपॉन 360, यहाँ पे रख सकते हैं, इसको एलसीएम कर दीजिए, पाई आर स्क्वायर है यहाँ आ जाएगा 360 माइनस थीटा अपॉन में 360। इसको अरेंज करके लिखने का तरीका है, अब ऐसे लिख सकते हैं कि 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे ऐसे। ये मेजर के लिए होगा 360 माइनस थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनर के लिए थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। मतलब सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर के एरिया घटा दीजिए तो आपको मेजर सेक्टर के एरिया मिल जाएगा। अच्छा सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट आपको चलिए बताते हैं, नीचे जगह तो नहीं है। सेगमेंट देखिए, सेगमेंट आपका होता है कि सर्कल में कॉर्ड और आर्क से दो रीजन घिरा जाएगा, कॉर्ड और आर्क के द्वारा जो रीजन घिरा जाएगा उसको सेगमेंट बोलेंगे। सेंटर है यहाँ पे थीटा है,
कॉर्ड और ये देखिए, ये जो रीजन दिख रहा है आपका सेगमेंट है, सेगमेंट दो जगह है, एक माइनर एक मेजर। आपका सेगमेंट देखिए, ये माइनर हो गया और ये सेगमेंट आपका मेजर, ये कॉर्ड आई आर्क। तो कॉर्ड और आर्क के द्वारा जो रीजन गिरा जाएगा, कॉर्ड और आर्क से जो रीजन गिरा जाएगा उसको सेगमेंट बोलेंगे। छोटा वाला माइनर हो गया, मतलब लघु, और दीर्घ ये माइनर हो गया, ये आपका मेजर दीर्घ, हिंदी में आप दीर्घ बोलेंगे। तो इसका जब एरिया निकालना है तो क्या कीजिएगा बताइए। अगर सेक्टर यहाँ से यहाँ तक, अगर इंडियन लाइन रहेगा तो सेक्टर आएगा, सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल को एरिया घटा दे, ए बी सी यार है, सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया घटा दे तो सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, माइनस सेगमेंट की बात करें, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है 360 थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेक्टर होता है। और फिर ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो ट्रायंगल का एरिया 1/2 साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर। आपको बता दें कि जहां पे किसी ट्रायंगल के लिए अगर किसी ट्रायंगल में थीटा दिया हुआ, दो साइड दिया हुआ, दोनों इक्वल हो, किसी ट्रायंगल में थीटा दिया हुआ, दो साइड दिया हुआ, तो उसका एरिया लिखाता है 1/2 साइन थीटा इंटू साइड का स्क्वायर, मतलब साइड इंटू साइड। अगर दो साइड और थीटा दिया हुआ तो 1/2 साइन थीटा इंटू साइड, यह दोनों बराबर था स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है ट्रायंगल का एरिया निकलने का। कब, जब साइड और एंगल दिया हुआ है तब। तो यहाँ पे देखिए, ओ ए बी एक ट्रायंगल बन रहा था और ओ ए बी सी एक सेक्टर बन रहा था, तो सेक्टर का एरिया में से ट्रायंगल का एरिया घटा दिए, अब कहीं बन जाएगा ये माइनस सेगमेंट का एरिया। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, आर स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं, आर स्क्वायर कॉमन कीजिएगा तो बचेगा पाई थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। ये आपका फॉर्मूला हो गया माइनर सेगमेंट का। अच्छा, मेजर सेगमेंट का निकालना हो तो क्या करिएगा, सर्कल में से, सर्कल के एरिया में से माइनर घटा दीजिए, मेजर बच जाएगा। सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया हटा दीजिएगा तो मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो फॉर्मूला पूछना डायरेक्ट हो गया। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ब्रिज का त्रिज्या खंड जिसका कोण देखिए, यही सेक्टर का एरिया पूछ दिया 37 सेंटीमीटर। व्हाट विल द एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर पूछा, थीटा दिया, देखिए आर कितना दिया हुआ 6, थीटा कितना दिया हुआ 60 डिग्री। फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं, बनाना तो बना लीजिए। यहाँ पे थीटा, यहाँ पे आर दिया, एरिया क्या होगा जी, एरिया बराबर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, 60 डिग्री 360। पाई की वैल्यू कितना लेना है, जब तक कहा नहीं जाए 22/60। आर कितना 6 स्क्वायर, 6 इंटू 6, देखिए 0 0 काट दिए, 6 से काट दिए, 6 बार में देखो 6 कट गया, तो बच कितना गया 6 गुना 22 की जगह तो 7 गुना 12 13 और बटा में 7, 132/7। ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा, 132/7। चाप की लंबाई की फॉर्मूला आपको बता दें, लेंथ ऑफ आर्क चाप की लंबाई बराबर, यानी लेंथ ऑफ आर्क जो होता है, चाप किसको बोल रहे हैं पता है ना, आर्क को। मान लीजिए ऐसे है, ये वाला देख रहे हैं, ये आपका आर्क है, ये आपका आर्क है। आर्क जब लेंथ निकाला हो तो चाप की लंबाई बराबर होता है, यानी लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क यानी चाप की लंबाई होता है थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर। चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 180 पाई आर। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ऐसे भी कोई लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों केस में चाप की लंबाई फॉर्मूला। ये सिंपलीफाइड मतलब इसका सिंपल फॉर्म है सिंपलीफाइड। अब आर कितना दिया हुआ है, तो आर दिया हुआ है आपके पास 21, लेंथ यहाँ देखिए, लेंथ बराबर आर का पूछ रहा है ना, तो फॉर्मूला थीटा बटा 180 पाई आर था। थीटा आपको दिया हुआ कितना 60 डिग्री, तो थीटा जब 60 रख दे, 180 पाई मतलब 22/7, आर दिया हुआ 21, फॉर्मूला लिख दिया। आप फॉर्मूला रखने के बाद में उसका वैल्यू रख दिया, इसके बाद में आप काट लीजिए, 60 से डायरेक्ट करिए, 3 बार में कटेगा, 7 से कटेगा ये, 3 बार में 3 से 3 कटेगा तो 22 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका चला जाएगा 3। 39-60 से त्रिज्या वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्या होगा, इंग्लिश में देख लीजिए इसको। द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल 7 सेंटीमीटर, एरिया दिया हुआ पहले से माइनर सेगमेंट का, तो बताना कि मेजर का क्या होगा। तो हम बोले कि जब मेजर का निकालना है तो सर्कल के एरिया में से आप माइनर को घटा देंगे। मेजर का निकालने क्या करेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, दीर्घ वृत्तखंड, सॉरी हाँ वृत्तखंड मेजर सेगमेंट,
मेजर सेगमेंट डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है, रहा क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट शॉर्ट में लिख दिया है 22/7 हो गया, आर दिया हुआ 7 × 7, माइनर सेगमेंट के एरिया दिया हुआ पहले से 14, हम डायरेक्ट रख दे रहे हैं 14, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दिया हुआ क्वेश्चन में, ठीक है। 7 से 7 एक बार कट गया, ये हो गया 7 दूना 14, 15, 154 हो गया, और -14 घटाइए इसको, 4 में 0 हो गया, 140 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट चला जाएगा। कैसे निकाले, तो माइनर सेगमेंट का एरिया दिया हुआ था, मेजर का पूछा जाता, हम बताया कि मेजर के निकालने का फॉर्मूला क्या है कि सर्कल के एरिया में से आप माइनर के एरिया को घटा दीजिए, क्योंकि देखिए ये सेगमेंट बनता है, इसलिए बना होगा फिगर, ये वाला दिया होगा, मेजर दिया है, अब पूछा था ये वाला, ये मेजर आपसे पूछा था, जब मेजर पूछा था हमसे तो पूरे सर्कल के एरिया में से वाला घटा देंगे तो ये वाला मिल जाएगा, पूरे सर्कल के एरिया हम लिख दिए पाई आर स्क्वायर, अब मेजर के दिया हुआ था, सर्कल के एरिया निकाल दिए और मेजर के घटा दिए, बच गया आपका मेजर का आ गया। लास्ट क्वेश्चन हो गया आपका कि एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स व्हिच इज इक्वली स्पेस्ड, अम्ब्रेला में 8 जो छतरी है इक्वली स्पेस्ड है, तो उनके 2 रिब के बीच का एंगल क्या होगा। देखिए अम्ब्रेला भी आपका किस तरह का होगा, 8 रिब है, मान लीजिए इस तरह से, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया आई थिंक। अब कितना डिग्री का यहाँ बना रहा है एंगल, 360 का, सर्कुलर होगा ना 360 का, तो 8 है, एक 2 के बीच का कंजुगेटिव एंगल निकाला ना, एंगल कैसे निकलेगा, तो पूरे 8 के लिए 360 है, एक के लिए कितना होगा, 8 से डिवाइड कर लेंगे, कट चुके 32, बच गया यहाँ पे कितना आपका 4, 8 से 40, आपका ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग 40 क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिए और इसका एक्सप्लेनेशन भी देखिए कि कैसे कैसे क्या था, और हम लोग प्रयास किए कि उसमें कुछ फॉर्मूला भी यूज हुआ, उसको भी हम लोग देखें, आप लोग 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे और फॉर्मूला पर पकड़ बनाएंगे, ताकि एमसीक्यू क्वेश्चन में थोड़ा बहुत घुमा सकता है क्वेश्चन, बाकी ऐसे ही आपके पूछे जाएंगे जैसे भी होगा, मतलब बस आपको फॉर्मूला पर पकड़ होना चाहिए।